अब ये जो है कंपनी बनी हुई है। अब आइटम मास्टर में सबसे पहले पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से आएंगे मास्टर के मेनू में और इन्वेंट्री मास्टर, और इन्वेंट्री मास्टर से आप आइटम मास्टर में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और फिर आपके जितने भी जो आइटम्स हैं, फिर उसको आप यहाँ पे कोई नया आइटम बनाना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो पहला तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपके कीबोर्ड से Ctrl+I। अब जैसे ही आप Ctrl+I करेंगे तो आइटम मास्टर में आप पहुंच जाएंगे। और जो तीसरा ऑप्शन है, वो तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी लिंक जो बटन्स का जो शॉर्टकट बटन है अगर यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पर ये पहुंच सकते हैं। अब ये शॉर्टकट बटन आपको कैसे लगाना है ये भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। आपको इसके लिए मास्टर में आना है, मार्क सेटअप में आपको एक ऑप्शन शो होगा शॉर्टकट बटन्स। अब शॉर्टकट बटन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये जो इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा है, जैसे कि ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है और जो इसका हैंड एरर है वो इस जो एरो है, एरो जो है इस साइड है कि आप कौन सा बटन लगाना चाहते हैं। सपोज कि मैं जो है इस पे चाहता हूँ आइटम की लिस्ट को लगाना, तो मेरे को फर्स्ट टाइम यहाँ क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद देखिए ये जो एरो है, ये एरो अब आपको उस रिपोर्ट्स, मेनू, ट्रांजेक्शन की तरफ ले जा रहा है जो भी आप लगाना चाहते हैं। अब मेरे को लगाना है मास्टर, तो मैं यहाँ मास्टर में गया, आइटम मास्टर, और आइटम मास्टर पे क्लिक कर दूंगा। और फिर उसके बाद बाय डिफॉल्ट जो ये नेम है वो अपने आप ही ले लेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जगह पे आपके अकॉर्डिंग कोई नाम आए तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आइटम मास्टर ना आए, आइटम लिस्ट आए, तो मैंने आइटम लिस्ट करके एंटर करना। इसी तरीके से जो है और भी अगर आपको बटन्स लगाने हैं जो भी रेगुलर आपके काम हो, जैसे आपको रिसिप्ट की एंट्री करनी होती है या फिर एक्सपेंस की, जैसे यहाँ पे एक्सपेंस का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आपको बार बार अंदर ना जाना पड़े, आप उसको बाहर ही लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जो है सॉफ्टवेयर आपको क्लोज हो जाएगा और फिर उसके बाद हमें दोबारा से सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। और जब हम दोबारा से ओपन करेंगे तो जो बटन अभी हमने लगाया है वो वर्केबल है। यहाँ पे आईडी पासवर्ड मेंशन करिए सर। ठीक है सर, तो अभी हमने जो है ये समझा कि आइटम मास्टर तक कैसे पहुंचे। तो पहला ऑप्शन तो आपके पास था कि आप मास्टर में जाके, इन्वेंट्री मास्टर में आके आइटम मास्टर पे क्लिक कर देंगे तो आइटम लिस्ट में पहुंच जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन था Ctrl+I। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये Ctrl+I आपको कभी याद ना रहा तो यहाँ पे देखिए मेरा माउस पॉइंटर जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन आपको हर जगह पे मिलते हुए जाएंगे। जैसे नीचे की साइड में ये जो देख रहे हैं आप, ग्रीन जो है आपको शो हो रहा है, यहाँ पे F1 से कंपनी लिस्ट में जा सकते हैं, Ctrl+I से आइटम में जा सकते हैं। तो अगर आपको की याद भी नहीं है तो आप नीचे की तरफ इंस्ट्रक्शन को पढ़कर जा सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन यही था Ctrl+I। और तीसरा ऑप्शन था कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है एक बटन यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बटन लगाया, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए ये बटन पूरा वर्केबल है। तो ये 3 ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग भी एक ऑप्शन बना सकते हैं और जो 2 बाय डिफॉल्ट है उसका भी यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मास्टर में। अब जैसे आप मास्टर में आएंगे आपको इंस्ट्रक्शन में मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्लीज यूज कीज F2 क्रिएट, F3 मॉडिफाई, और डिलीट के लिए डिलीट का बटन ही आपको प्रेस करना होगा। अब अगर आपको नया आइटम क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप F2 प्रेस कर देंगे। अब जैसे F2 प्रेस करेंगे तो आपका जो है न्यू आइटम एनरोल के लिए आपसे आस्क करेगा। जो भी डिटेल से आइटम की वो डिटेल आप मेंशन करेंगे और वो आइटम आपका क्रिएट हो जाएगा। अब क्या है कि यहाँ पे भी जो है ना, कभी कभी लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि वो F2 करते हैं तो F2 से कुछ और ही ऑप्शन इनेबल हो जाता है, कुछ और ही ऑप्शन उनको शो हो जाता है। तो वो इस वजह से शो होता है कि जो अभी जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं और जो लेटेस्ट कीबोर्ड आ रहे हैं तो उसमें जो F2 का ऑप्शन है वो फंक्शन की के साथ है। अब फंक्शन की क्या है, जो कंट्रोल के राइट हैंड साइड पे आपको FN शो होता है, FN। तो FN का बटन प्रेस करके फिर आपको F2 बटन प्रेस करना पड़ेगा, जब जाके ये आपका न्यू आइटम फॉर्म ओपन होगा। अब इस न्यू आइटम फॉर्म में बहुत सारे ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इनके क्या यूज है सारे के सारे, अब हम इसको देख लेंगे। सबसे पहले तो इसमें जो है प्रोडक्ट, आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। सपोज कि यहाँ पे आपको जैसे आपका हार्डवेयर का वर्क है तो पाइप, ये मेरा आइटम का नाम है, पाइप 2 फुट। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर याद नहीं है मुझे किस तरह के आइटम होते हैं आपके,
तो मैंने एक एग्जांपल के लिए ले लिया कि ये आपका आइटम का नाम है, ठीक है। तो ये मेरा आइटम का नाम है। उसके बाद आप एंटर करेंगे तो इसका एक ऑटोमेटिक बारकोड जनरेट हो जाता है। ये बारकोड होता है मास्टर वाइज, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। अगर आप बारकोड यूज करते हैं अपने सिस्टम पे, अपने प्रोडक्ट पे, तो उसका बारकोड भी प्रिंट करके आप उस पर लगा सकते हैं, जिसपे ये बारकोड प्रिंट होके आ जाएगा आपका। ये ऑटोमेटिक ही जनरेट होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो बारकोड जनरेट हुआ है मैं इसको नहीं रखना चाहता, और जो भी आप अपने हिसाब से बारकोड रखना चाहें रख सकते हैं। और ये जो ऊपर ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये है स्टेटस का। जैसे कि अगर ये आइटम आपके पास अभी तो कंटिन्यू है जो आप बना रहे हैं, बनाने के बाद कभी भी ये आइटम आपका क्लोज हो जाता है और आप चाहते हैं कि इस आइटम को मैं डिलीट ना करूं, मेरी हिस्ट्री में भी रहे, बट जब मैं सेल परचेज करूं तो ये आइटम वहां पे मुझे शो ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, क्लोज कर देंगे इस आइटम को कि अभी ये आइटम आपका क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है अब। तो ये आपके आइटम मास्टर में रहेगा, ट्रांजेक्शन में नहीं रहेगा, ट्रांजेक्शन में आपको शो नहीं करेगा। तो ये उस चीज के लिए जो है यूज होता है। जैसे कभी कभी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस भी आ जाते हैं कि अब इस आइटम को बैन कर दिया गया है, अब ये आइटम आगे जो है यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आज से 1.5 साल पहले जो है, जो अलग अलग डोजेस की, अलग अलग साल्टेड की 3-3 4-4 साल्ट के जो मेडिसिन बनते थे, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया था। तो वो सारी मेडिसिन जो पहले से प्रिपेयर्ड थी, रेडी थी, जिनकी एक्सपायरी 2-2 साल की थी, उनको सबको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि अब इसको सेल नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने सारे आइटमों को क्या किया, क्लोज किया, जो जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। तो ये उसके लिए यूज होता है। अगर आपके बिजनेस में भी कभी ऐसा आइटम हो, आप उसे डिलीट नहीं करना चाहते, अपने रिपोर्ट पर्पज के लिए रखना चाहते कि रिपोर्ट में वो शो हो जितनी सेल वो हो चुकी है, तो उसके लिए आप ये क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे कि आपके मास्टर में और रिपोर्ट में शो होगा, और बाकी आपके ट्रांजेक्शन में नहीं शो होगा। जब भी आप परचेज सेल करेंगे तो वहां पे शो नहीं होगा। अब ये आइटम टाइप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ आइटम ऐसे होते हैं कि जो उस आइटम को जो एडमिनिस्ट्रेटर है सिर्फ वही उसको पॉइंट करे, वही उसको सेल करे, या वही उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल रखे, तो ये उसको प्रोहिबिटेड कर देगा। और फिर यूजर परमिशन में जाके जिस जिस यूजर से वो ये आइटम को बिकवाना चाहता है उसको राइट देके वो आइटम या जो भी आइटम हम बना रहे हैं उसको वो बेच सकता है, देख सकता है ट्रांजेक्शन में हर जगह पे, अगर हम इसे प्रोहिबिटेड कर देते हैं तो। उसके बाद है हाइड। जैसे ये आपका गोल्ड है, मल्टी यूजर है, तो कुछ आइटम ऐसे हैं कि आपने आइटम वाइज जो है ना राइट्स दे रखे हैं। आपके कुछ मल्टीपल यूजर हैं, और मल्टीपल यूजर से जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो चाहता है कि जो पहला यूजर है वो आपके 10 तरह के आइटम को सेल करे, जो दूसरा यूजर है वो 10 तरह के आइटम को सेल करे, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कैटेगरी कि जो पहला यूजर है वो आपके पाइप को सिर्फ सेल करे, दूसरा यूजर जो है वो सिर्फ आपके जितने भी लोहे से रिलेटेड सामान है, सरिया है, ये सारी चीजें वो सेल करे। तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं हाइड। अब अगर इसको हाइड कर देंगे तो ये किसी भी यूजर को शो नहीं करेगा जब तक आप उसको परमिशन नहीं दे देंगे, राइट्स नहीं दे देंगे पीछे से कि इस यूजर को ये आइटम के राइट्स आप दे रहे हैं। तो ये उस चीज के लिए यूज होता है। तो अभी मैं इसको नो कर देता हूँ। फिर उसके बाद प्रोडक्ट नेम में आपको तो क्लियर है कि आपको अपने प्रोडक्ट का नाम मेंशन करना है, और वो भी पूरा मेंशन करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कहीं कहीं पे जैसे अब कोई पाइप सेल कर रहे हैं तो सिर्फ पाइप लिख दिया, तो पाइप से नहीं होगा। जो आइटम है प्रॉपर जिस वे में आप बेचते हैं उस वे को पूरा डालेंगे। फिर उसके बाद बारकोड यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अगर आप अपना चाहें तो अपना भी यहाँ पे बारकोड मेंशन कर सकते हैं। बारकोड बेसिकली जो है फास्ट बिलिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे अभी आप बिलिंग करते हैं, आइटम को सर्च कर कर बिलिंग करते हैं, तो अगर आपके पास बारकोड है तो बारकोड को आप जैसे ही स्कैन करेंगे ऑटोमेटिक वो आइटम लोड हो जाएगा आपका। तो ये ज्यादातर जो है डिपार्टमेंटल में, ग्रोसरी से रिलेटेड ऐसी जगह पे जो है यूज होता है, या फिर जहाँ पे ज्यादा भीड़ हो कि हर 1 मिनट में बिलिंग होती है, तो वहां पे सर्च करके जो है बिलिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो बारकोड यूज करते हैं वहां के लिए। और ये जो जनरेट है ये इसको डिफॉल्ट रखेंगे, जो हमने डिफॉल्ट रखा हुआ है ये उसी के अकॉर्डिंग बारकोड जनरेट हो रहे हैं। और अगर क्रिएट करते हैं तो आप अपना खुद का क्रिएट, जैसे अब ये जो बारकोड जनरेट हो गया उसके अकॉर्डिंग आगे क्रिएट हो जाएगा। और बाकी सॉफ्टवेयर के जो सेटिंग है, सेटिंग के अंदर ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग बारकोड को जनरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, ये मल्टी यूनिट है। अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपके रिपोर्ट के पर्पस पे और आपके जब भी आइटम को सेल करेंगे उसके पर्पस पे ही ये वर्क करेगा, क्योंकि इसका मेन वर्किंग जो है कन्वर्जन के अंदर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें आइटम को पहचानना होता है, तो हम
फर्स्ट यूनिट में क्या डालें और सेकंड यूनिट में क्या डालें। जैसे कि आपका फर्स्ट यूनिट में डाला हुआ है मीटर और नंबर्स, तो जब भी आप आइटम को सेल करेंगे तो ये दोनों यूनिट वहाँ पे शो होगी, मीटर और नंबर्स। और इसके जैसे आप नंबर्स को सेल करना चाहते हो तो यहाँ कन्वर्जन में आपको बताना होगा कि एक नंबर में कितने मीटर होते हैं, ताकि आपके पास ऑप्शंस हो जब आप सेल करें। अगर आप उसे मीटर में सेल कर रहे हैं तो आपका जो रेट है, अगर आपने यहाँ पे 100 रुपीज़ का MRP या 100 रुपीज़ का आपका सेल रेट है और उसका जो मीटर है, इस एक नंबर्स में 10 मीटर होते हैं, 100 रुपये की MRP है। अगर आप 2 मीटर सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है उसका प्राइस 20 रुपये अपने आप वहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर आप नंबर्स में सेल करेंगे तो 200 रुपये का प्राइस लग जाएगा। तो जो भी आपकी यूनिट है, कन्वर्जन यूनिट यहाँ डालनी है आपको फर्स्ट में, और जो मेन यूनिट है आपको डालनी है सेकंड में। तो आपकी मेन यूनिट जो है नंबर्स है और जो कन्वर्जन यूनिट है वो आपके मीटर है। हो सकता है कि अभी और भी आपके पास आइटम्स हो कि किसी में मेन यूनिट आपकी फिट है और किसी में वो पीसेज है या नंबर्स है। तो आपको यही जो है यूज करना है कि जो भी आपका कन्वर्जन है वो कन्वर्जन आपको जरूर यहाँ पे मेंशन करना है कन्वर्जन के अंदर। तो जैसे ही आप इसको मेंशन करेंगे तो सेल एंट्री के टाइम पे आपको ज़्यादा जो है कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसका प्राइस जो है डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे वो मेंशन करेंगे आप। उसके बाद है डेसिमल। डेसिमल जो है आपके इस बिजनेस से बहुत ज़्यादा यूजेबल है। डेसिमल जैसे जो भी आप किलो में बेचते हैं, ठीक है, अगर आपका डेसिमल ऑन है तो आप उसको 1.4 kg, ठीक है, इस तरीके से सेल कर सकते हैं। अगर आपका डेसिमल बंद है तो फिर आपको जो है सिर्फ नंबर्स में ही सेल करना पड़ेगा उसको। तो इसलिए आप इसको यस रखें जिस आइटम पे आप चाहते हैं कि मैं उसको पॉइंट में भी जो है क्वांटिटी शेयर कर सकूं, सेल कर सकूं, तो इसे आप यस रखेंगे। उसके बाद जो है फास्ट सर्च है। फास्ट सर्च में एक तरह से ये कीवर्ड की तरह काम करता है। जैसे आप चाहते हैं कि आप P2 और T ये आपका आइटम सर्च होकर आ जाए। अब देखिए जैसे यहाँ पे P का मैंने P ले लिया सबसे पहला, और 2 का मतलब 2 फुट हो गया, उसके बाद T, तो ये ऑप्शन, तो मैंने ये यहाँ पे टाइप कर दिया। तो सर्च जब मैं सर्च करूँगा वहाँ पे तो ये आइटम मेरा जो है शो करेगा एज ए कीवर्ड। बट अब आपको ये जरूरत मतलब यूज करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जो है बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं फिल्टर के, तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर लगा सकते हैं। तो फिल्टर से और इजी जो है, इससे भी फास्ट जो है आइटम आपको शो हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे वो एग्जैक्ट आइटम निकल कर नहीं आता। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, जैसे अब्दुल कलाम सर्च कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे पेजेस आ जाते हैं। फिर उस पेज में आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सा पेज उसका पढ़ना चाहते हैं। तो ये उस तरीके से काम करता है। बट इससे भी एडवांस जो है फिल्टर का ऑप्शन आ गया। तो जब आप सेल एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। आप फिल्टर जो है प्राइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, MRP के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जो भी उसका सेल रेट है, परचेज रेट है, मिनिमम होलसेल जो आपने प्राइस रखे हुए हैं इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है कंपनी वाइज करना चाहते हैं फिल्टर, ग्रुप वाइज करना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज करना चाहते हैं, HSN वाइज करना चाहते हैं, या टैक्स वाइज आप उसको कैटेगराइज करना चाहते हैं। तो बहुत सारे फिल्टर वहाँ पे अब आ चुके हैं। तो अगर आप इसका यूज करते हैं तब भी ठीक है, नहीं करते तो आपके पास ऑप्शन है एडवांस। उसके बाद जो है इसमें कलर टाइप है। कलर टाइप में आप जो भी मेंशन कर देंगे कलर, उस आइटम के ऊपर वही कलर जो है आपको मेंशन होके आएगा। ये बेसिकली जो है आप अपने कुछ आइटमों के लिए कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे कुछ जो हमारे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने GST लगा दिया, जब भी हम परचेज करते हैं तो वहाँ पे जो इन्वेंट्री चार्जेस लगते हैं और जो भी उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी लगते हैं, तो जो भी आप वो बनाते हैं तो उसका कलर आप रेड कर देते हैं। हम ये जो है उनको लर्निंग देते हैं कि आप उसको रेड कर दो। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप उस आइटम को जब भी अप एंड डाउन करेंगे, जब भी वो आइटम आपके सामने आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ध्यान आ जाएगा कि ये आइटम किसके लिए हमने बनाया हुआ था। तो ऐसे ही अगर कोई ऐसा आइटम है जिसको आप अलर्टली जो है देखना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पे कलर दे सकते हैं। सपोज मैं इसको ग्रीन कलर देना चाहता हूँ, और अभी मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको ये शो होगा। ये देखिए, अब नॉर्मली जो है मैं आइटम को क्या है देख रहा हूँ तो उसमें सिंपल आइटम मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट जैसे इस आइटम पे ये आपका कर्सर आता है तो पूरा का पूरा एक ग्रीन हो जाता है। तो ये एक अलर्ट जो है आप लगा सकते हैं कि किसी आइटम पे कि ये आइटम आपका बहुत केयरफुल आइटम है या कॉस्टली आइटम है, तो ध्यान से इसकी पैकिंग या ध्यान से इसके ऊपर जो भी काम आपको करना है वो कर सकें। तो ये आप कलर इसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, अलर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ।
उसके बाद जो है आइटम टाइप। अब आइटम टाइप में आपका आइटम जो है आपने खुद से कैटेगरी डिफाइन की यहाँ पे। अब जो भी आप ये आइटम टाइप लेंगे कि ये आइटम आपका एबीसी कैटेगरी का है, एफएसएन कैटेगरी का है या एचएमएल कैटेगरी का है, तो जो भी आइटम का सिलेक्शन आप लेंगे और इसकी प्रॉपर जो है आप रिपोर्ट देख सकते हैं आप सॉफ्टवेयर में। अब इससे रिलेटेड जितने भी आइटम की आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो सारी रिपोर्ट आपको मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कौन सा आइटम है, इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं और इसके ऊपर जो भी आप वो बनाना चाहें कि इसका भी कोई परचेज ऑर्डर वगैरह देखना चाहें कितना स्टॉक है तो वो भी कर सकते हैं आप। उसके बाद कंपनी है। अब आइटम जो है, आइटम का नाम तो आपका ये है ही, अब इसकी कंपनी। अब ये जो चीजें हैं हमें मेंशन क्यों करनी है, जो यहाँ पे 3 चीजें एडिशनल है, यहाँ तो सारी की सारी अभी कुछ भी चीजें एडिशनल नहीं थी, सिर्फ आइटम का नाम था। और आइटम के नाम के बाद कलर लेना है नहीं लेना है, नॉर्मल, ये भी नॉर्मल छोड़ सकते हैं। बट यहाँ पे जो 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें जो है आपको बहुत बेनिफिट देगी अगर आप सारी चीजों को मेंशन करते हैं तो। जैसे अभी मैंने फिल्टर का ऑप्शन बताया कि जब भी आप सेल करेंगे तो वहां पे फिल्टर लगा सकते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी कस्टमर को जब सेल कर रहे हो, उस कस्टमर को जो है इसी जैक्वार का आइटम ही चाहिए हो, तो अगर आपने ये कंपनी मेंशन की हुई है तो आप फिल्टर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं अच्छे से। इसी तरीके से आपने ग्रुप भी मेंशन किया हुआ है कि ये बात फिटिंग है, तो किसी कस्टमर को आइटम चाहिए कि उसको ना तो ब्रांड का नाम याद है ना ही कोई कैटेगरी याद है, बस वो आपसे ये कह रहा है कि मुझे बात फिटिंग के आइटम चाहिए, कौन कौन से आपके पास आइटम है आप मुझे बताओ, फिर जो पसंद आएगा मैं उसको फिर बाय करूंगा। तो फिर आप वहाँ पे फिल्टर लगा के बता सकते हैं कि बात फिटिंग आइटम हमारे पास इस तरह के हैं। तो ये फिल्टर आपके वहाँ पे यूज आएंगे। ये 2 तरह से यूज होंगे आपके, एक तो फिल्टर पर्पस पे यूज हो जाएंगे और दूसरा रिपोर्ट पर्पस पे, कि जब आप रिपोर्ट देखेंगे अपनी सेल की, अपनी परचेज की, तो वहां पे आप फिल्टर लगा के देख सकते हैं कि आपने जैक्वार कंपनी का कितना जो है ट्रांजेक्शन किया है अब तक, और बाथ फिटिंग का कितना ट्रांजेक्शन किया है आपने, इस तरीके से। और फिर और भी आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स मिल जाएगी इसके बिहाफ पे कि कौन सा यूजर या कौन सी पार्टी आपकी कौन से कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादा बाय करती है। तो इस तरह की जो है आप डीप रिपोर्ट भी ले सकते हैं, और इसी तरीके से ग्रुप की भी डीप रिपोर्ट ले सकते हैं कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा आपकी किसी ग्रुप के आइटम को खरीदती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या है, आप एक्शन ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि अब इस पार्टी को हम इस ग्रुप का रेट जो है कम करके नहीं देंगे, क्योंकि ये पार्टी हमेशा हमसे इस ग्रुप के आइटम को ज़्यादा परचेज करती है, तो मतलब कि बहुत नीड है उनको इन प्रोडक्ट की, या फिर इसको रेट कहीं और सही मिलते नहीं है हमारे अलावा। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो आपके 3 पार्ट हैं, ये यहाँ पे एकदम सिंपल से लग रहे हैं आपको, लेकिन अगर आप मेंटेन करोगे तो बहुत डीप तक आप अपनी रिपोर्ट, बहुत डीप तक जो है डिसीजंस, आगे के सेल ट्रांजेक्शन वगैरह, फिल्टर्स, ये ले पाएंगे। और इसको जो है बनाना, सिलेक्शन करना बहुत इजी है। जैसे ये कंपनी है, आप यहाँ पे जैसे ही एंटर करके आएंगे, जैसे आप यहाँ से आ रहे हैं, नॉर्मल से आ रहे हैं एंटर करते हुए, एंटर एंटर एंटर। अब इस लिस्ट में जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो है कि आप यहाँ पे कीबोर्ड से अपने एन का बटन प्रेस कर देंगे, एन फॉर नंबर। जैसे ही एन का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है कंपनी लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब इस कंपनी लिस्ट को अब जैसे भी आप करना चाहें कि ये इस आइटम का नहीं, इस कंपनी का नहीं है, इस कंपनी का, इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तो ये ऑप्शन है कि आप उस कर्सर को यहाँ पर लाकर एन का बटन प्रेस करके लिस्ट ओपन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने माउस से इस बटन्स पे क्लिक करके नो पे क्लिक कर देंगे, तो तब भी ये आपकी जो कंपनी लिस्ट है ओपन हो जाएगी। अब जैसे अभी आप कुछ कंपनी सर्च कर रहे हैं, अभी सर्च नहीं हो, क्योंकि जो कंपनी यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड है वही आपके जो है फाइंड में रह जाती है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फाइंड के अंदर आपका ये जेके है पहले से। तो अब आपको अगर कोई और कंपनी सर्च करनी है तो क्या करना होगा, पहले इसको हटाना होगा, बैक स्पेस करना होगा। तो जैसे अब मैं बैक स्पेस करूंगा तो देखिए ये फाइंड के अंदर का ऑप्शन पूरा का पूरा खाली हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जैक्वार कंपनी है, तो मैंने यहाँ पर जे टाइप किया और फिर उसके बाद आपका जैक्वार आ गया। अब ये तो बात होगी वो कि जो पहले से इसमें है। अब यहाँ पे अगर कोई भी नई कंपनी आपको ऐड करनी है, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे पहले से कंपनी है उसको मुझे मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है, तो इन सब के लिए भी जो है वही सारी सिंपल की जो है यूज होगी कि अगर मुझे नई कंपनी क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे F2 कर दूंगा। अब जैसे ही मैं F2 करूंगा तो मेरे सामने एक न्यू कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। अब इस न्यू कंपनी में मैं एक कंपनी क्रिएट कर देता हूँ, हार्डवेयर प्रो। उसके बाद आपको इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर करके एक्सेप्ट कर देना। जो भी आप ये देख पा रहे हैं, हाँ, इसमें अगर यूज करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं डंप।
ठीक है, ये तो प्रेफरेंस आपका जो है सिंपल 1 और ये भी 1 रहेगा। अगर आप इसमें यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं डंप डेज को। जैसे कि आपने यहाँ पे आपके पास ये चॉइसेस है कि आपने अगर यहाँ पे 90 दिन डाल दिया तो आपको एक रिपोर्ट मिल जाएगी सॉरी, इस कंपनी के रिगार्डिंग जो है आपको रिपोर्ट मिल जाएगी डंप की। अगर आपने इस कंपनी के कोई भी आइटम को बाय किया, जो भी इस कंपनी के अंडर में आपके आइटम्स आएंगे, जैसे इस कंपनी के अंडर में अब ये आइटम आने वाला है जो मैंने बनाया पाइप 2 फुट, तो ये कंपनी जो है अब हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 90 दिन। अब ये जिस पार्टी से भी हम परचेज करेंगे और 90 दिन तक अगर हमारा ये आइटम नहीं बिका तो सॉफ्टवेयर के अंदर हम रिपोर्ट देख सकते हैं कि डंप ऐसे कौन कौन से जो है स्टॉक है हमारे पास 90 दिन तक के, जो 90 दिन तक आपकी सेल नहीं हुई है। ठीक है, तो बेसिक जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है 90 दिन का लोग ज्यादातर डालते हैं। बाकी हो सकता है कि आपके बिजनेस में आपका ये है कि कुछ सामान ऐसा है जो 60 दिन तक नहीं बिका तो वो शायद उसकी वैल्यू कम हो जाती है या वो एक्सपायर हो जाता है या फिर वो यूजेबल नहीं है इतना, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सपोज आपके यहाँ पे 45 दिन का चलता है या आपके दिन में या आपके यहाँ पे बिजनेस पे 120 दिन का चलता है, इस तरीके से आप डाल सकते हैं कि 120 दिन की जो जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 120 दिन हो चुके हैं वो उसकी आपको लिस्ट दे देगा, ताकि आप फिर आप आगे एक्शन ले पाए। आगे कैसे एक्शन लेंगे कि अगर कोई डंप स्टॉक हो गया तो आप उसको डिस्काउंट देकर ऑफर में तरह तरह से जो ऑफर, जैसे आपने ग्रोसरी में देखा होगा कि जितने भी जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं अगर उनकी एक्सपायरी सिर्फ 7 दिन की रह जाती है, 10 दिन की रह जाती है, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स को इस तरीके से बेचते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, इस तरीके से वो ऑफर्स, और बल्कि उसके साथ में और भी चीजें दे देते हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री एंड आल्सो एक उस पे उसके साथ कुरकुरे भी मिल जाता है इस तरीके से। तो इस तरह के वो ऑफर लगा देते हैं कि उनका जो स्टॉक है वो जल्द से जल्द सेल हो जाए, कि एक्सपायर होने से पहले पहले। तो आप जो भी यहाँ पे डंप डेज जो है डिसाइड कर रहे हैं, डंप डेज डिसाइड करने के बाद एक्शन ले पाएंगे, रिपोर्ट देख पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे उसके बाद। और यहाँ पे अगर आप ये यूज करना है तो इसको भी यूज कर सकते हैं मिनिमम मार्जिन। अब मिनिमम मार्जिन मैंने यहाँ पे 10% का डाल दिया, ये परसेंटेज में है आपका। अब मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, तो अब क्या होगा कि जो भी मेरी जो भी परचेज रेट है, जो भी कॉस्टिंग है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं किसी भी प्राइस में सेल कर रहा हूँ और उस प्राइस का जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आपको जब तक जैसे 10% से नीचे जाएगा तो वो ऑटोमेटिक क्या है, आप सॉफ्टवेयर मना कर देगा। जैसे कि कल के केसेस में आप देख पा रहे थे कि जब भी हम एक पार्टी को जब भी जैसे ही हमने कॉस्टिंग अपडेट कर दी, तो कॉस्टिंग अपडेट करने के बाद जब हम पार्टी को सेल कर रहे थे तो वहां पे वो मना कर रहा था, वो जो है वहां पे वो हमें लॉसेस दिखा रहा था। तो इस तरीके से जो है आप इसका भी यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं इस वाले ऑप्शन को 0 कर देता हूँ। देखिए सॉफ्टवेयर में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और सारे के सारे ऑप्शन डिपेंड करते हैं आपके मास्टर पे। अगर आपने मास्टर में डिफाइन कर दिया, आपने मास्टर में चीजें बता दी, तो आपको आगे उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट मिलेगी। आपका जो टाइम लगता है, जैसे नॉर्मली आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं तो आपने जो है 40 सेकंड में आइटम को क्रिएट कर लिया, बट अगर वहां पे आप 20 सेकंड अपना और भी दे देंगे और जैसे आपने कंपनी की डिटेल बता दिया, आपने डंप स्टॉक के बारे में बता दिया, तो फिर आगे आपको क्या है कि बस सिर्फ रिपोर्ट देखनी है। मतलब आपने यहाँ पे सिर्फ 20 सेकंड स्पेंड किया, लेकिन आगे के जो सारे आपके ऑप्शंस हैं रिपोर्ट्स के और सजेशंस के और एक्शन के, वो अच्छी तरीके से देख पाएंगे आप। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो है कंपनी को अपडेट कर दिया, ठीक है, हार्डवेयर कंपनी। तो मैंने यहीं पे कंपनी को क्रिएट किया आपके सामने, इसी कंपनी को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर हमें इसे डिलीट करना है या मॉडिफाई करना है, क्योंकि कंपनी बनाते टाइम हो सकता है कुछ गलती भी हो जाए। तो अगर हमें मॉडिफाई करना है तो सिंपल F3 प्रेस करेंगे हम, और F3 प्रेस करने के बाद जैसे हम F3 प्रेस करेंगे और सपोज कि हमने यहाँ पे प्रो डॉट करना था हमें, या कोई भी स्पेलिंग हमसे मिस्टेक हो रही है तो मिस्टेक हम उसको ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर भी आपके सारे वही ऑप्शंस यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे कि अगर आपका ये जो कंपनी अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है तो आप इसे क्लोज कर देंगे। तो फिर क्या होगा कि ये आइटम में आपके आइटम ट्रांजेक्शन में शो नहीं करेगा। फिर उसके बाद प्रोहिबिटेड है तो आप इसे यस कर देंगे कि जो एडमिन है, एडमिन डिसाइड करे कि उसे किस किस यूजर से इस आइटम को सेल करवाना है। जैसे कुछ आइटम ऐसे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, जो उस आइटम को मैनेजर ही देखता है या उस आइटम को ऑनर ही देखता है कि ये आइटम बहुत कॉस्टली है, इसको मैं ही ऑपरेट करूंगा, कोई भी कस्टमर आए या कोई भी पार्टी है
तो मैं ही उसको अपने अकॉर्डिंग डील करूंगा, तो आप इसको प्रोहिबिटेड कर सकते हैं। तो ये जो अभी हम यहाँ प्रोहिबिटेड करेंगे तो ये पूरी कंपनी प्रोहिबिटेड हो जाएगी। जो शुरू में आप देख पा रहे थे प्रोहिबिटेड, वो सिंगल आइटम के लिए है, और अगर ये यहाँ जो देख पा रहे हैं ये पूरी कंपनी के लिए है। अगर मैंने इसको कर दिया और इसके अंडर में 4 आइटम बना दिए तो 4 आइटम ऑटोमेटिक प्रोहिबिटेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ तरह के जो है ये ऑप्शंस है, तो आप इसे बाय डिफॉल्ट रखें। और उसके बाद डिस्काउंट, ये बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट करने के लिए है, तो इसको हम ना ही यूज करें, हम डायरेक्टली यूज करेंगे, क्योंकि इससे भी अब एडवांस ऑप्शन आ चुके हैं। हम इसे कंट्रोल W से सेव कर देते हैं। बस हमें इसको मॉडिफाई करना था, हमने मॉडिफाई किया और कंट्रोल W से सेव कर दिया। तो ये अब हमारा आइटम जो, ये जो कंपनी हमारी मॉडिफाई हो चुकी है, देखो इसके आगे डॉट लग चुका है। अब मैं अगर एंटर करूंगा तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा डॉट। अब आपका क्वेश्चन ये हो कि अगर डिलीट कैसे करना, तो यहीं पे आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि डिलीट करने का। तो आप जैसे डिलीट करेंगे तो ये कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। लेकिन मैं किसी और कंपनी को आपकी डिलीट करता हूँ, जैसे होंडा है, देखिए अब मैंने होंडा कंपनी को डिलीट किया, वही डिलीट के प्रोसीजर से, बट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है कि आइटम अवेलेबल अंडर दिस ग्रुप। इसलिए मैंने किसी दूसरी कंपनी को डिलीट करने का डिसाइड किया, क्योंकि अभी जो मैंने बनाया है इसे डिलीट करूंगा, ये इजी वे में डिलीट हो जाएगा। तो ये होंडा डिलीट क्यों नहीं हुई, क्योंकि होंडा के अंडर में बहुत सारे आइटम को मैपिंग कर रखा है। जैसे अभी हम इसको मैप कर रहे थे हार्डवेयर प्रो के अंदर, और इसको सेव करने के बाद दूसरा कोई आइटम बनाते हैं, उसके अंदर हम अगर हार्डवेयर प्रो को डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। तो उसका रीजन क्या है कि इस आइटम के अंदर, इस ग्रुप के अंदर या कंपनी के अंदर, ये ऐसा नहीं कंपनी के, आपका एक कंपनी में भी यही शो होगा, आपको ग्रुप में भी यही शो होगा डिलीट के पर्पस पे, और कैटेगरी में भी यही शो होगा कि जो भी आपने आइटम बनाया है, अगर किसी भी आइटम में वो कंपनी, वो ग्रुप, वो कैटेगरी अगर मैप है तो वो डिलीट नहीं होगा। जैसे अभी होंडा है, तो होंडा के अंडर में बहुत सारे आइटम्स जो है बन चुके हैं, और सबसे पहले क्या करना होगा आपको, उन आइटमों को सबको जो है हटाना पड़ेगा उस कंपनी के अंदर से, उस ग्रुप के अंदर से, उस कैटेगरी के अंदर से, जब जाके आपका ये डिलीट होगा। अगर जब तक नहीं हटाएंगे आप तब तक ये डिलीट नहीं होगा। और ऐसे ही जो है, अगर मैं इसको डिलीट करूंगा, देखिए अभी अभी हमने जस्ट बनाया है इसे, और अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ और यस करता हूँ इसे मैं, और फिर से डिलीट। अब देखिए ये डिलीट हो गया, कहीं पे नहीं आ रहा हार्डवेयर को, ये डिलीट हो गया। तो इसके डिलीट होने का रीजन एक ही है कि अभी हमने इस कंपनी के अंदर, चाहे ये कंपनी हो, ऐसी आपके ग्रुप में भी अप्लाई होगा, ऐसी आपके कैटेगरी में, तो अभी हमने उसको मैप ही नहीं किया था किसी आइटम के अंदर, तो वो एकदम खाली था, तो इसलिए वो डिलीट हो गया। तो कंपनी को, ग्रुप को कैसे बनाना है, कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे डिलीट करना है, और डिलीट नहीं हो रहा तो उसका क्या रीजन है, ये भी आपको पता चल गया। अब जैसे मेरे को अब यहाँ पे ग्रुप देना है इसका, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं एंड के बटन से भी कर सकता हूँ या माउस से क्लिक करके नो पे भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे भी सारे के सारे वही चीजें अप्लाई होगी कि अगर कोई ग्रुप आपको बनाना है तो F2 प्रेस करेंगे आप, और यहाँ पे उस ग्रुप का नाम मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हार्डवेयर प्रो कर दिया और एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करेंगे ये खाली हो जाएगा, खाली होने का मतलब है वो सेव हो गया। अब आप टाइप करेंगे हार्डवेयर प्रो, वैसे तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, देखिए यहाँ पे आ गया अपने आप। अब जैसे मेरे को ये देना है तो मैं एंटर कर दूंगा। और फिर यहाँ पे सारे वही प्रोसीजर है कि अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप F3 प्रेस करेंगे, और अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे F3 प्रेस किया और यहाँ पे ये मॉडिफाई के लिए ऑप्शन आ गया, और ये जो है कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू करने के लिए, कि अगर ये प्रोडक्ट आपके बंद हो गए, इस ग्रुप के प्रोडक्ट या फिर बैन हो गए, तो आप इसे नो कर देंगे। ठीक है, और डिलीट करना है तो डिलीट के लिए मैं डिलीट का बटन प्रेस करूंगा, और ये भी डिलीट हो गया। उसका रीजन केवल एक ही है कि अभी इस ग्रुप के अंदर कोई भी आइटम मैप नहीं थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई और ग्रुप ले लेता हूँ, और सेम जो अभी हमने कंपनी और ग्रुप में किया, सेम प्रोसीजर आपका कैटेगरी में भी है। यहाँ पे भी आप जो है F2 से बनाएंगे, और आपको अगर डिलीट करना है तो डिलीट के बटन से प्रेस करके, अगर वो उस ग्रुप, उस कैटेगरी के अंदर कोई भी आइटम मैप नहीं है तो वो डिलीट हो जाएंगे, और अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई तो हो जाएंगे, चाहे वो ग्रुप किसी भी आइटम के अंदर मैप्ड हो तो मॉडिफाई हो जाएंगे, पर डिलीट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। उसके बाद जो है आपका HSN कोड जो है गवर्नमेंट जो है प्रोडक्ट वाइज डिफाइन करती है
और कैटेगरी वाइज डिफाइन करती है एक यूनिक कोड जो है डिफाइन होता है आपके टैक्स कैटेगरी के ऊपर। अब जो आपका 8481 है, इस कैटेगरी के इस HSN टैक्स पे 18% का टैक्स है। तो ये जो है आपको जितने भी परचेज बिल आएंगे ये HSN कोड आपको वहां से मिलेगा। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कुछ आइटम जो है कच्चे में ले लेते हैं, या कुछ आइटम जो है आपने खुद से जनरेट कर दिया। सपोज आपके पास 3 आइटम थे, उस 3 आइटम को जोड़ दिया आपने। हार्डवेयर में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपने एक पाइप की 1 टी 2 टी जोड़कर कुछ और ऑप्शन बना दिया, कुछ रेडीमेड चीज आपने रेडी कर दी। तो उसके लिए क्या है, HSN आपको चाहिए होगा, क्योंकि आगे आप क्योंकि 2020 से ये पूरे के पूरे जो पहले ऑप्शन था कि 2 करोड़ का जिनका टर्नओवर है, अगर वो HSN कोड नहीं डालते तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन 2020 के जो फाइनेंशियल ईयर आया था उसमें गवर्नमेंट ने साफ साफ कर दिया कि आपका टर्नओवर चाहे 1 रुपए का हो या 1 करोड़ का हो या 1 अरब का हो, आप जो भी सेल कर रहे हैं, जो भी परचेज कर रहे हैं, उसका प्रॉपर जो है HSN कोड आपके जो है होना चाहिए। जो भी GST रिपोर्ट आप करेंगे वो प्रॉपर आपके HSN कोड पे डिपेंड होना चाहिए। तो HSN कोड जो है मैंडेटरी कर दिया। साइन करना होता है, जो भी सामने वाली पार्टी से आपको परचेज आ रहा है तो वो पार्टी आपको बिल पे मेंशन करके देगी आपको HSN कोड। तो वो HSN कोड आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे, तो यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। और आपको अगर बनाना है, मॉडिफाई करना है, क्रिएट करना है, तो सेम वही ऑप्शन है कि आप F2 से क्रिएट कर सकते हैं, और किसी को मॉडिफाई करना है तो F3 से कर सकते हैं, और डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं आप। पर डिलीट का प्रोसीजर फिर से वही रहेगा कि अगर ये HSN किसी आइटम में मैप्ड है तो ये डिलीट नहीं होगा, और अगर मैप किसी में नहीं है तो डिलीट हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं अभी आपको ये बता रहा था कि जो HSN कोड यहाँ पे आपके डिफाइन है और जो आपके बिल पे आ रहे हैं वहां से तो HSN कोड आपको मिल जाते हैं, टैक्स भी मिल जाएगा। बट कुछ ऐसे आइटम होंगे जो इनडायरेक्टली कुछ आइटम होंगे आपके, या फिर आपने कुछ 2-4 आइटमों को एड ऑन करके एक प्रोडक्ट बना दिया, तो उसके HSN कोड आपको जो है ना इंटरनेट से मिलेंगे। अब जैसे हमारा जो है सर्विसेज का वर्क है ज्यादातर, तो हम इस तरीके से जो है ढूंढते हैं AMC HSN कोड। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको, जैसे मैंने अभी सर्च किया AMC का HSN कोड क्या है, जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो होता है उसके लिए, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कि कौन से HSN कोड इसके लिए 8708 है, और डिस्क्रिप्शन भी पूरी की पूरी दी हुई है यहाँ पे कि ये किसके लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये उसके एक्सेप्ट कर दिया मैंने सभी। ठीक है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो आप उसका जो HSN कोड है, HSN कोड यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अब सपोज कि आपने हार्डवेयर का कोई प्रोडक्ट है, आपका हार्डवेयर पाइप HSN कोड। अब ये हार्डवेयर पाइप के HSN कोड है, लेकिन यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शंस भी लिखी हुई है कि किस पर्पस के लिए है ये। जैसे ये फिटिंग्स स्टोर्स के लिए हॅलो, अरे माईक बंद करा की तुमचा, कोण जॉईन झाले आता? ठीक है सर, तो अगर किसी का HSN कोड आपको नहीं पता, या कुछ जैसे मैंने बताया कि कुछ इनडायरेक्टली आइटम होते हैं, या फिर कुछ ऐसे आइटम होते हैं कि हमने उसको 2-3 को जो है एड ऑन करके कोई एक नया ही आइटम जनरेट कर दिया, तो उसके लिए जो है आप गूगल पे आके सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है हार्डवेयर पाइप HSN कोड, तो यहाँ पे आपको जो है वो HSN कोड दिखाई दे रहा है 83024110, और यहाँ पे उस HSN की डिस्क्रिप्शन भी आपको दिखाई दे रही है कि इस HSN को आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। ये जो है फिटिंग्स के लिए यूज किया जाएगा, जो डोर और विंडो की वो करते हैं। यानी कि कोई भी आप फिटिंग कर रहे हैं जो डोर्स में यूज हो रही है, जो विंडोज में यूज हो रही है, चाहे वो आपका चाहे वो किसी फर्नीचर से रिलेटेड आ रहा हो, जब या फिर किसी और चीज से रिलेटेड आ रहा है, तो आप उसमें इसे यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से नीचे HSN कोड आपको शो हो रहा है 8481, तो ये जो है देखिए टैप्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शंस आपको दी हुई है, वाल्व के लिए भी यूज किया जाता है। तो आप इस HSN को यूज कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे टैक्स रेट भी जानना होगा कि टैक्स रेट क्या है इसका, 12% है, 18% है, क्या है। तो ये जो आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं ये इस वेबसाइट से निकल के आ रहे हैं।
अब आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिस्क्रिप्शन जो है नजर आ जाएगी कि कितना टैक्स है और किस किस कैटेगरी में यूज कर सकते हैं, क्या HSN कोड है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसके अंदर जो है टैक्स रेट नहीं आया, इसमें टैक्स रेट नहीं आया। किसी दूसरी वेबसाइट को आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे आपको वेबसाइट्स मिल जाएगी ऐसी जो आपको जो है बताएगी कि क्या टैक्स रेट है, क्या उसका जो है डिस्क्रिप्शन है। तो बहुत सारी वेबसाइट है, तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। ज़्यादातर जो है इसी वेबसाइट के रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई और वेबसाइट ओपन कर ली, जैसे कि यहाँ पे है एक वेबसाइट है क्लियर टैक्स के नाम से, वहाँ पे आपको जो है ना ज़्यादातर ऑप्शन मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आ भी गई है cleartax.in। आप इस पे जाएंगे तो ये आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दे देगा, HSN कोड भी बता देगा और प्लस में उस पर क्या टैक्स रेट है और वो टैक्स रेट गवर्नमेंट ने कब वो उसको अप्लाई किया था। तो इस सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ज़्यादातर हम फाइंड करते हैं तो यहीं से फाइंड कर लेते हैं हम। जैसे जो HSN कोड है 7301, ये जो है आपके शीट के लिए यूज़ किया जाता है, आयरन के लिए यूज़ किया जाता है, स्टील के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन जगहों के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको रेट भी दिख गया कि ये रेट जो है 18% का है। तो इस तरीके से आप अपने HSN कोड को फाइंड कर सकते हैं अगर किसी का HSN कोड आपके पास नहीं है, क्योंकि आपको अगर पक्के में बिलिंग करनी है तो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन यही है कि आपका आइटम ₹1 का हो चाहे आपका आइटम 1 करोड़ का हो, उस पर HSN कोड मैंडेटरी है। पहले जो था, जैसे जिन पे टैक्स नहीं लगते थे, जैसे बुक्स है, कुछ बुक्स है जिन पे टैक्स नहीं लगते। अभी भी कुछ ऐसे ऐसे फूड के प्रोडक्ट हैं जिन पे टैक्स नहीं लगता। अब तो कुछ फूड के प्रोडक्ट पे टैक्स अप्लाई हो गया है, बट पहले फूड पे टैक्स नहीं थे कुछ। तो जो एग्जेम्प्टेड आइटम थे, जो जीरो रेटेड आइटम थे, उनके लिए भी जो है HSN कोड बने हुए हैं। तो जो जीरो रेटेड के लिए भी HSN कोड बने हुए हैं, उसको डिफाइन करने के लिए, फाइंड करने के लिए। तो जो भी आपका टैक्स रेट का अगर HSN कोड है तो वो भी आपको यहाँ पे जो है मेंशन करना होगा। अगर मेंशन नहीं करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर से JSN फाइल जो जनरेट होता है, जो हम GST पोर्टल पे अपलोड करते हैं, वो JSN फाइल आपका जो है जनरेट नहीं होगा। और अगर होता है तो वहाँ पे आपको एरर शो होगा। जैसे अपलोड करेंगे GST पोर्टल पे तो वो आपको एरर शो कर देगा कि 4 आइटम ऐसे हैं जिसके अंदर जो है HSN कोड मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब इसको जो है बनाना कैसे, F2 से क्रिएट कर सकते हैं आप। और जो भी आपका HSN कोड है वो HSN कोड आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे शॉर्ट नेम डाल सकते हैं। शॉर्ट नेम में जैसे अभी आपको यहाँ पे सिर्फ HSN कोड शो हो रहा है और यहाँ पे आपको टैक्स रेट शो हो रहा है। अब इस शॉर्ट नेम में आप ये डाल सकते हैं, जैसे इस तरीके से मैं डाल देता हूँ @4 पाइप। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया कि मुझे ध्यान रहे कि ये जो HSN कोड है मैं पाइप के लिए यूज कर सकता हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये 8483 है, तो हमने जब इंपोर्ट किया तो कर लिया, क्योंकि उस समय हमें डिफाइन था कि ये HSN कोड आपके इस आइटम में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई HSN कोड बनाए तो उसको मेंशन कर, यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये HSN कोड किसके लिए है और कहाँ यूज हो सकता है। तो अगर आप कोई ऐसा आइटम बना रहे हैं, पाइप से रिलेटेड ही पाइप को जोड़कर कोई ऐसा पाइप आपने बना दिया, तो आपको फाइंड नहीं करना पड़ेगा, आप इसी HSN कोड का यूज कर सकते हैं। बट ये आपको कैसे, जब यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे SGST, CGST और IGST है। तो ये एकदम सिंपल सा है कि जब भी आप अपने लोकल स्टेट में जो है सेल करेंगे प्रोडक्ट को, जैसे आपका महाराष्ट्र है, आप अपने मुंबई से, पुणे से, कहीं से भी अगर बिजनेस करेंगे महाराष्ट्र के अंदर ही, तो वहाँ पे 2 तरह के टैक्स लगेंगे, SGST और CGST, जो कि डिवाइडेड रहेंगे। जैसे अगर 18% उस पर टैक्स रेट है तो 9% ये जो है शो हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये यूज होगा सिर्फ आपके लोकल स्टेट के लिए। अगर आप महाराष्ट्र से कहीं भी बिजनेस करते हैं, चाहे आप अपने गुजरात में करें या पूरे इंडिया में कहीं से भी, आपको कहीं भी आप बिजनेस करते हैं, उसको बिल करते हैं, तो उसके लिए हमारा यूज होता है IGST। ठीक है, इंटर स्टेट, ये आपका स्टेट GST है, सेंट्रल GST है, इंटर स्टेट है। अब जैसे इस पे अगर 18% है तो मैं SGST पे मेंशन कर दूंगा और यहाँ पे एंटर करना है, ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट ले लेगा, ऑटोमेटिक ये डिफाइन कर देगा कि कितने होने चाहिए। अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन और भी आता है, ज्यादातर हमारे पास कमेंट्स भी इसके आते हैं कि सर यहाँ पे मेरे को सिर्फ 9 ही लगाना है, 18 नहीं लगाना, क्योंकि मैं लोकल में ही सेल करता हूँ। तो ये क्या है, ये हम मास्टर रेडी कर रहे हैं। तो जब हम मास्टर रेडी करते हैं तो हम सभी चीजों के लिए डिफाइन कर देते हैं कि कौन सी चीज कहाँ के लिए अप्लाई होगी और कौन सी चीज कहाँ के लिए अप्लाई नहीं होगी।
तो ये हमने मास्टर में ही डिफाइन कर दिया। अब हम अगर सेल परचेज करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर अपनी ही एआई को यूज करके डिफाइन कर देगा। अगर कोई हमारी सेंट्रल की पार्टी होगी तो ये ऑटोमेटिक जो है उसमें 18% यानी आउट ऑफ स्टेट की जितनी भी पार्टी होगी तो ऑटोमेटिक उसमें 18% जीएसटी अप्लाई कर देगा। और अगर हमारी स्टेट की ही पार्टी होगी तो ऑटोमेटिक उसके अंदर 9% डिफाइन कर देगा। तो इसीलिए हम मास्टर में ये डिफाइन कर देते हैं पहले ही कि अगर लोकल में जाए तो 9% लग जाए और अगर बाहर जाए हमारे स्टेट से तो 18% लग जाए। उसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। अगर आपका ये गुड्स है तो आप यहाँ गुड्स एंटर करेंगे, और यदि कोई सर्विस है, जैसे क्या है कि आपका हार्डवेयर का काम है तो हो सकता है कि आपके पास कुछ आपके कारीगर या लेबर हो जो ऐसे प्लम्बरिंग करती हो, और किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप उनको बिलिंग करेंगे, नॉर्मल में तो कुछ नहीं होता, जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे आप बिल करेंगे तो उनको भी आपको बिल देना पड़ेगा सर्विस का। तो जो भी सर्विस का एचएसएन कोड है, आप सर्विस का एचएसएन कोड, जो भी आपके पाइप, जो ये पाइप का एचएसएन कोड है जैसे हमने डिफाइन किया 7801, तो ये हम आप गुड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो हमने इसकी सर्विस दी है, इस प्रोडक्ट को बेचकर हमने सर्विस भी दी है तो हम इसको सर्विस के लिए भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ इसी की सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके प्रोडक्ट के यूनिट जो है क्या है आप यहाँ पे बता देंगे, जैसे कि आप नंबर्स में सेल करते हैं या जो भी आपका पीसेस में सेल करते हैं, पैकेट में सेल करते हैं, वो डिफाइन कर देंगे। नहीं तो इसे आप खाली छोड़ देंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि फर्स्ट यूनिट मीटर में, सेकंड यूनिट नंबर्स में, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है इस पे सेस है, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, और ये सेस ज्यादातर जितने भी जो हमारे जितने भी नशीली प्रोडक्ट होते हैं, जैसे लीकर हो गए, सिगरेट हो गया, तो इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पे जो है सेस लगता है। कोल्ड ड्रिंक हो गए, जो भी हम पीते हैं, कोक, ये जितनी भी जो चीजें, इनके ऊपर जो है सेस लगता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे जीएसटी लगता है, जीएसटी लगने के बाद सेस लगता है, तो वो सेस की परसेंटेज आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, हार्डवेयर में तो सेस नहीं है, ग्रोसरी में तो मिल भी जाता है कि कोल्ड ड्रिंक पे सेस लगता है उनका। उसके बाद जैसे हम इसको एंटर करेंगे और स्केप करेंगे और वो एचएसएन कोड आपको शो हो जाएगा। और ये देखिए जो हमने लिखा अभी वो कहाँ पे आया आपके एकदम सेंटर में, फॉर पाइप प्रो, जो भी हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो आपको ध्यान रहता है इससे कि ये जो एचएसएन कोड है किस लिए यूज किया जाता है, तो ये यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। डिलीट करने का, मॉडिफाई करने का प्रोसेस वही है जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिलीट नहीं होगा, ये तो खैर डिलीट हो जाएगा। अभी इस एचएसएन को अगर हम डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि ये किसी ना किसी आइटम में मैप्ड हो रखा है। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे भी हम डिफाइन, यहाँ तो हमने डिफाइन कर दिया कि इस एचएसएन कोड के अंदर क्या टैक्स है और कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ पे लोकल में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अब हो सकता है कि जो आपने एचएसएन कोड बनाया है यहाँ पे 00 हो, बट आपको यहाँ पे मेंशन भी करना पड़ेगा कि ये आपका आइटम एग्जेम्प्टेड है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसको 0 डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो हमें आइटम पे बताना भी पड़ता है अगर कोई आइटम आपका एग्जेम्प्टेड है, और अगर कोई आइटम आपका टैक्स पेड है। ठीक है, टैक्स पेड का मतलब आपने जो है आगे पेड कर दिया है टैक्स, आपका एकदम प्रीपेड टैक्स है सब कुछ जो है, तो उसके लिए यूज करेंगे। आप कस्टमर से भी कोई टैक्स नहीं लेंगे, पार्टी से भी कोई टैक्स नहीं लेंगे, और ना कोई आगे कोई टैक्स आपको भरना है, तो टैक्स पेड लेंगे आप। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो है बुक्स वगैरह के लिए या फिर फूड इंडस्ट्री में यहाँ पे यूज होता है। आपका जो मैक्सिमम यूज होगा वो टैक्सेबल यूज होगा, कि आपने इस आइटम को टैक्स दे के खरीदा है और आगे जब आप इस आइटम को बेचेंगे तो उसको भी टैक्स लेके ही बेचेंगे आप, तो ये आपका टैक्सेबल रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी परसेंटेज की, वो आपके एचएसएन से निकल कर आ जाएगी। जैसे अभी मैंने इसको मैनुअल डाला है, बड़ी आपके एचएसएन से ऑटोमेटिक आ जाएगी। एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी देखो मास्टर में डिफाइन हो रहा है कि अगर कोई भी लोकल की पार्टी सिलेक्शन होती है तो वहाँ पे आपका 9% अप्लाई हो जाएगा, और कोई भी आपकी सेंट्रल की पार्टी का सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे 18% अप्लाई हो जाएगा। ये तो ये इसीलिए जो है ना मास्टर बहुत जरूरी है, कि अगर आपका मास्टर अगर ठीक बना है तो आपको रिपोर्ट देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेल परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हर चीज का जो सोल्यूशन है मैक्सिमम मास्टर के अंदर ही है। उसके बाद जो है आपका एमआरपी है। अब ये कितने रुपए की एमआरपी है, सपोज 4999 की इसकी एमआरपी है, और जो आपका परचेज रेट है वो परचेज रेट कितने का है आप यहाँ मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन रहता है कि यहाँ पे परचेज रेट कौन सा डालना है, कि मतलब जो टोटल टैक्स लगा कर डालना है या बिना टैक्स के लगाना है। तो यहाँ पे आपको जो रेट यहाँ पे डिफाइन करना है, विदाउट टैक्स रेट डिफाइन करना है। जैसे आपको 3000 प्लस जीएसटी में कोई सामान आता है तो यहाँ 3000 रुपये डालेंगे आप, तो आपको टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे मेंशन करनी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जब परचेज आप चढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक 3000 के ऊपर जीएसटी अप्लाई कर देगा।
और जो इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑटोमेटिक जो है सॉफ्टवेयर से अपने आप जनरेट होके आ जाएगी। उसके बाद आपका जो ये RTL मैक्स है कि आपने रिटेल के लिए मैक्सिमम प्राइस रख दिया 4000 और मिनिमम आपने रख दिया इसके लिए 3900 और होलसेल के लिए आपने मैक्सिमम रख दिया 3500। इस तरीके से अब यहाँ पे आ गए हम कन्वर्जन वाले ऑप्शन पे। अब ये जो है हमारा मीटर में भी है, पर ये हमारा मीटर में नहीं है, हम इसको फिट कर लेते हैं। अब कन्वर्जन में आ गए। अब मेरे जो एक नंबर है, एक नंबर के अंदर जो फिट है वो फिट है 12, तो 12 फीट इसमें मैंने डिफाइन कर दिया। अब जैसे ही अगर मैं 6 फीट को सेल करूंगा इसकी कटिंग करके, तो ऑटोमेटिक जो इसका प्राइस है, जैसे 4000 का प्राइस अगर मैंने डिफाइन किया तो वो ऑटोमेटिक 6 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। इसकी जो है अभी मैं सेल एंट्री भी आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो है सेल क्वांटिटी। अब नीचे जितने भी ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे जो है आपके ऑफर्स के हैं, रीऑर्डर्स के हैं, जो स्टॉक मेंटेन करने के उसके ऑप्शन है। अब सेल क्वांटिटी और नेगेटिव, सेल क्वांटिटी का मैं एक बार जो है फाइंड कर लूंगा क्या है। ये जो है नया ऑप्शन मेरे को शो हो रहा है। अब ये जो है नेगेटिव के लिए क्या है, अगर आप इसे यस कर देंगे तो अगर इसका स्टॉक आपके पास होगा तभी ये सेल होगा, और नो रखेंगे तो अगर स्टॉक नहीं है तो, या फिर आपने जो मेन सेटिंग है कंट्रोल रूम के अंदर वहां पे अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया कि जब तक स्टॉक ना हो आपका कोई भी आइटम सेल नहीं होगा। तो अगर आप मेन सेटिंग से ऑफ कर देंगे उसको ऑफ या ऑन जो भी है, उसके बाद इसको ऑन ऑफ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको यस कर दो या ऑफ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने वहां पे बाय डिफॉल्ट कर रखा है और यहाँ पे अगर यस करेंगे तो आपके नेगेटिव में बिलिंग नहीं होगी। तो अभी हम इसे यस कर देते हैं क्योंकि अभी हमें नेगेटिव में बिलिंग करनी है। उसके बाद है मिनिमम क्वांटिटी। अब जैसे अब मुझे कम से कम 50 पीस चाहिए अपनी दुकान के अंदर। अगर ये 50 पीस से नीचे जाएगा तो सॉफ्टवेयर आपको जो है अलर्ट भी कर देगा कि ये जो है स्टॉक आपका डाउन जा चुका है, और सॉफ्टवेयर आपको जो है रिपोर्ट भी दे देगा। अभी हम इसकी भी रिपोर्ट देख लेंगे। और इसकी रिपोर्ट जो है कल मैंने आपको दिखाई हुई थी कि मिनिमम की रिपोर्ट कैसे निकालनी है आपको, तो वो स्टॉक के अंदर ही ऑप्शन दिखाई देता है। तो ये अगर आप मेंशन करके रखते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी की कितनी नीड है और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए आपके पास, अगर आप ये मेंशन करते हैं, इससे जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है कि हमें जब भी स्टॉक मंगवाना है, अभी हम बेसिकली अगर हमें स्टॉक मंगवाना है तो एक स्पेशल लड़का जाएगा, चेक करेगा कि हमारे पास कौन कौन सी पाइपें खत्म हो रही है, या फिर आपके कस्टमर के आने के बाद आपको पता लगता है, कस्टमर आपसे मांग रहा है कि मुझे जो है ये नट्स चाहिए, इस तरह के नट चाहिए। अब आपका लड़का जाता है, ढूंढता है, अब वहां पे देखता है कि ये तो नट हमारे पास खत्म हो रखे हैं। उसके बाद आप नोट डाउन करते हैं कि ये नट मंगवाना है हमको, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कस्टमर उस कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिला नहीं, आपने नोट डाउन कर लिया नेक्स्ट टाइम के लिए। तो सॉफ्टवेयर में अगर आप मेंशन कर देंगे तो आपको वो भी जो है फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपके वो नट्स खत्म होंगे, आपने डिफाइन कर दिया कि कम से कम हमारे पास 50 पीस होने चाहिए। अब जैसे ही आपके पास ये 40 पीस रह जाएंगे तो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, अलर्ट मिल जाएगा आपको कि आपको 10 पीस की नीड है, आप 10 पीस को मंगवाने की जरूरत है आपको, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है मंगवा सकते हैं। और मैक्सिमम कभी कभी ऐसा भी होता है कि परचेज जो है ज़्यादा आ जाती है, या फिर हम स्टॉक जो है हमारे पास ज़्यादा ही वेंडर भेज देता है, तो हम अपना क्राइटेरिया भी मैक्सिमम का सेट कर दिया हमने, क्योंकि हमारी जो कैपेबिलिटी है, जो भी हमारे पास ब्रांचेस है, उसके अकॉर्डिंग हम 100 पीस को ही सेल कर पाएंगे। 100 पीस से ऊपर को जो है सेल नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वो डंप में जो है ऑप्शन चले जाएगा आपका। तो आपने मैक्सिमम क्राइटेरिया भी जो है फिक्स कर दिया। और ये जो है आपका रीऑर्डर है, आपने रीऑर्डर यहाँ पे लगा दिया 10 क्वांटिटी 10 दिन के बाद, या वीकली 7 डेज। तो 7 डेज में जो है आपका एक रीऑर्डर जनरेट हो जाएगा, और रीऑर्डर जनरेट होके फिर उसको आप डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टी को भेजना है नहीं भेजना है, तो वो भी कर सकते हैं आप कि जैसे रीऑर्डर जनरेट हो पार्टी को ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर का मेल चले जाए। तो वो एक बार ऑप्शन में जाके आपको करना पड़ता है, फिर पार्टी को मेल चले जाएगा, फिर पार्टी उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ऑर्डर जनरेट करेगी, और फिर आपके पास इनवॉइस आएगा। फिर उसके बाद जो भी आगे के प्रोसीजर होते हैं चढ़ाने के, वो चढ़ाएंगे आप। उसके बाद है यहाँ पे आइटम डिस्काउंट। अगर आप यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया 12% डिस्काउंट कि ये फिक्स है, और ऐसे ही जो है आइटम डिस्काउंट 2 है, 2 तरीके के डिस्काउंट भी होते हैं।
तो यहाँ पे भी अगर आप चाहें कि पहले मैं उसको 12% का दूंगा, उसके बाद में 5% का ही मिल जाएगा। जैसे आपने पेटीएम वगैरह पे देखा होगा कैशबैक के नाम से, कि एक तो आपको कंपनी डिस्काउंट दे ही रही है। सपोज आप किसी पूमा के शूज बाय कर रहे हैं तो कंपनी ने आपको 10% का डिस्काउंट दिया ही है, फिर साथ में पेटीएम का भी ऑप्शन आता है 5% कैशबैक का आफ्टर डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट हो गया आपका, उसके बाद 5% का कैशबैक पेटीएम दे देता है। तो इन्हीं दो डिस्काउंट को यूज करके वो सारे पॉसिबल होते हैं कि एक तो कंपनी का डिस्काउंट यहाँ लग गया, और दूसरा जो है जो वेंडर उसको सेल कर रहा है, जो भी मर्चेंट सेल कर रहा है, उसका डिस्काउंट यहाँ पे लग गया। तो इस तरीके से आप जो है दो दो डिस्काउंट का भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद कि आपने यहाँ डिस्काउंट मेंशन कर दिया, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो आगे से आपको डिस्काउंट आना बंद हो गया, तो आप भी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, नो डिस्काउंट कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल का भी ऑप्शन आता है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट। अब ये जो है स्पेशल केसेस में लगेगा, जैसे कि 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर पार्टी आपसे 50 क्वांटिटी खरीदती है तो। जैसे ही 50 क्वांटिटी होगी वैसे ही इसको ऑटोमेटिक क्या है 20% का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से भी आप इस पे लगा सकते हैं। और ये है मैक्सिमम डिस्काउंट। अब जैसे कि हमने ये आइटम डिस्काउंट फर्स्ट दे दिया, आइटम डिस्काउंट सेकंड भी दे दिया, और हमने कि इसको मैक्सिमम डिस्काउंट स्पेशल डिस्काउंट भी दे दिया हमने। तो ऐसे 3-4 तरह से हमने करके डिस्काउंट दे दिए। तो अब इस हो सकता है कि ज्यादा डिस्काउंट में आपका लॉस हो जाए, तो यहाँ पे अपना एक क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे कि कितना भी डिस्काउंट चले जाए आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो आप दे सकते हैं। लास्टली डिस्काउंट आप 32% का दे सकते हैं। 32% से ऊपर अगर डिस्काउंट जाता है तो क्या फिर आपका लॉस है। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट को डिफाइन कर सकते हैं कि कस्टमर या पार्टी आपसे डिस्काउंट मांग रही है कि 2% और कर दो, 4% और कर दो, तो सॉफ्टवेयर फिर आपकी बिलिंग नहीं होने देगा। सॉफ्टवेयर आपको इंस्ट्रक्शन शो कर देगा कि आपको इसमें इतने रुपए की आपने इतने रुपए डिफाइन किया हुआ है और इतने रुपए का आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ मैक्सिमम सेट किया हुआ है कि मेरी जो लास्ट जो कैपेबिलिटी है वो 32% की है, कि किसी भी पार्टी को मैं 32% से ऊपर नहीं दे सकता। तो यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। और ये आपका परचेज डिस्काउंट है जो परचेज में आता है। अब यहाँ पे भी जो आपको परचेज डिस्काउंट शो हो रहा है, एक फर्स्ट और सेकंड, तो ये जो है ये आपका फर्स्ट डिस्काउंट है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे ये सेल के लिए यूज किया जाता है, आइटम डिस्काउंट फर्स्ट, आइटम डिस्काउंट सेकंड, तो ये सेल के लिए यूज किया जाता है। तो ऐसे ही परचेज के लिए कि परचेज में भी अगर आपको 2 डिस्काउंट आते हैं तो दोनों डिस्काउंट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और उसके बाद है यहाँ पे रेट। अगर आप चाहते हैं कि जब भी आप सेल करें वहां पे F6 की प्रेस करके रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे बहुत तरह की पार्टी आ जाती है आपके सामने ही बैठी हुई है और उसको आपको बिलिंग करना है, भले आपने रेट जो है यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि आप उसको रिटेल के मैक्सिमम में जो है आप 4000 का देंगे, 3900 का और 3500 का। तो अगर आप चाहें तो ये ऑप्शन आप यस रखें, तो चाहें तो जब आप सेल एंट्री करेंगे वहाँ पे F6 प्रेस करेंगे, और अगर वहाँ पे आपने 10% वहाँ पे डाल दिया कि 10% इंक्रीज हो जाए, तो ऑटोमेटिक जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा आपका। जैसे आपका यहाँ पे 4000 है तो 10% इंक्रीज होके आपको शो होगा वहाँ पे, अगर ये ऑप्शन आपका यस है तो। इसका भी ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा जब भी हम सेल करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मिनिमम मार्जिन है। अब एक तो मिनिमम मार्जिन आपने देखा था ग्रुप के अंदर, और एक मिनिमम मार्जिन आप देख रहे हैं आइटम। जो यहाँ पे आप जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं डायरेक्टली, ये आइटम पे डिपेंड होगी सारी चीजें, और इसके अंदर जो भी चीजें देख पा रहे हैं वो सारे के सारे आइटमों के अंदर डिपेंड। अगर आपने ये कंपनी सिलेक्शन कर ली और इसमें आपने मेंशन कर दिया 12%, तो इसके अंडर में जितने भी आइटम होंगे वो सभी आइटमों पे वो अप्लाई हो जाएगा। और स्पेसिफिकली आप किसी एक आइटम पे चाहते हैं तो ये एक आइटम के लिए अप्लाई हो जाएगा कि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कम से कम 12% का प्रॉफिट मिले। अगर 12% के प्रॉफिट से नीचे अगर जाता है तो फिर सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर दे, और आपके पास ऑप्शन है कि इंडिकेट कराना है या बिलिंग स्टॉप कराने की। बिलिंग हो ही ना, बिलिंग सेव ही ना हो जब तक वो उस रेट को मॉडिफाई करके अपडेट नहीं कर देगा, इस तरीके से। और ये है डिस्काउंट लेस, ये भी आपके परचेज के लिए यूज किया जाता है, सिंपल डिस्काउंट। सर जी सर। मार्जिन है वो अपने को सेलिंग प्राइस पे रखना है, परचेज प्राइस पे नहीं। जी सर, जो मार्जिन है सर वो जब हम परचेज एंट्री करेंगे तो परचेज एंट्री के टाइम पर शो होगा, लेकिन यहाँ पे जो भी आप मार्जिन मैक्सिमम डिस्काउंट जो देख पा रहे हैं ये सेल के लिए ही यूज होगा ज्यादातर। कि आपने अगर आपने डिफाइन कर दिया कि मैक्सिमम डिस्काउंट की कैपेबिलिटी आपके पास 32% की है,
और जैसे ही 33% टोटल डिस्काउंट अगर हो जाएंगे सेल एंट्री में, तो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट कर देगा कि ये डिस्काउंट 1% एक्स्ट्रा है इसमें। तो आप उसको क्या है अपडेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ताकि क्या है कि लॉसेज ना हो आपको। और ये जो 12% आपने डिफाइन किया है, इसके लिए भी क्या है कि जब आप सेल एंट्री करेंगे, अब ये आपकी कॉस्टिंग है, सपोज कॉस्टिंग आपकी 3,000 रुपये की है और आपका जो सेलिंग रेट है वो 4,000 रुपये का है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपने जो अगर किसी ने 50 क्वांटिटी बाय की है तो उसको टोटल 32% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि 32%, लेकिन ये फिर भी आपकी बिलिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने यहाँ पे जो 12% का मार्जिन रखा है उसके अकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से 12% नहीं निकल पाएंगे, 32% का डिस्काउंट दे देंगे तो। ठीक है। जी हाँ, तो अगर 12% का डिस्काउंट देंगे तो आपका 12% का प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो जैसे मैं इसको 0 करना चाहता हूँ, 0 मैंने यहाँ पे कर दिया, और 32 को मैंने कर दिया हाईली 15, कि 15 के ऊपर का आपका बजट बिल्कुल भी बैठ नहीं पाएगा इस पे। तो आपने 15 कर दिया, और 12%, जब तक आपका 12% का प्रॉफिट नहीं निकलेगा उस बिल के अंदर, उस आइटम के अंदर, तब तक वो आइटम को जो है इंडिकेट करता रहेगा कि इस आइटम में इतने रुपए का लॉस है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, ताकि किसी भी आइटम से रिलेटेड आपको लॉस ही ना हो। अगर हर आइटम पे आप डिफाइन कर दोगे तो फिर जो भी लॉसेस होते हैं कि ध्यान नहीं होता कि कितने का हमारे पास आया था, या फिर उस टाइम पे कस्टमर भी ऐसे होते हैं कि सर जल्दी कर दो सर, 10% डाल दो, 15% डिस्काउंट दे दो, इस तरीके से। तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपने ये सेट कर रखा है तो आपका जो यूजर है, जो भी सेल्समैन है जो उसको सेल एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे, तो डिफाइन कर सकता है कि सर कि ये सर पहले से प्रीफिक्स है। जैसे आप बिग बाजार कभी जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप कहेंगे कि ये जो है आइटम इतने का बन रहा है, आप इसके अंदर 10% और ऐड कर दो, तो वो साफ साफ मना कर देते हैं कि सर ये हमारे पास अथॉरिटी होती नहीं है, ये हमारे ऊपर मेन सर्वर जो होता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो डिफाइन करता है सर, जो भी डिस्काउंट है, जो भी प्राइस है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं। तो जो हमें सिस्टम में शो हो रहा है सर, उसी के अकॉर्डिंग हम बिलिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप पहले से सेट करके रख सकते हैं कि आपके जो भी पार्टी है, जो भी कस्टमर है, उसको आप बोल सके कि ये सारी की सारी चीजें सर जो है ना सेट हो रखी है ऑटोमेटिक, हमें इसमें बस बिलिंग करनी होती है, जो भी यहाँ पे प्राइस शो हो रहा है तो वही प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। तो सारी चीजें जो है डिपेंड होती है आपके आइटम मास्टर के ऊपर। अगर आइटम मास्टर में आपने मार्जिन शो कर रखा है तो आपको रिपोर्ट भी उस बिहाफ पे दिखेगी, आपकी ट्रांजेक्शन भी इसी के बिहाफ पे होगी। अगर ट्रांजेक्शन में ही अगर ये मास्टर में ही मेंशन नहीं है तो आपको ना तो इसकी रिपोर्ट दिख पाएगी कि कितना मार्जिन आपने जनरेट किया है, ठीक है, और कितने लॉसेज आपको हो रहे हैं, या फिर क्या आपको जब भी सेल एंट्री करेंगे आप तो आपको वहाँ पे शो हो कि जैसे ही आपका मार्जिन 11% शो हो रहा है तो वो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट करेगा कि 1% मार्जिन इसमें आपका कम है, फिर वो आपके रेट को बढ़ाएगा और 1% और उसको उसमें ऐड ऑन करेगा। तो ये सारी चीजें जो है डिपेंड करती है आपके मास्टर के ऊपर। तो अगर आपका मास्टर प्रिपेयर्ड है पूरा, जैसे आप कोई भी नॉर्मली आइटम बनाएंगे तो 30 से 40 सेकंड में आपका आइटम क्रिएट हो जाता है, बट 20 से 25 सेकंड अगर आप और एक्स्ट्रा इसमें दे देंगे, तो जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग, कि मेरे को कम से कम प्रॉफिट कितना रखना है, मेरे को कम से कम जो है डिस्काउंट कितना देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्काउंट देना है, कि कहीं डिस्काउंट हम वहाँ पे ज़्यादा दे रहे हैं एक पार्टी को और डिस्काउंट के चक्कर में हमारा मार्जिन ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डिफाइन करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि स्टेटस कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि आपका क्या है वो बैन हो गया या फिर अब आपका बंद हो गया आगे से आना, तो उस आइटम को डिलीट ना करके आप उसको क्लोज करें, ताकि डिलीट करेंगे तो आपको रिपोर्ट नहीं दिख पाएगी, और फिर अगर क्लोज करेंगे तो क्लोज में आपको रिपोर्ट दिखेगी, ट्रांजेक्शन के अंदर वो आइटम शो नहीं होगा आपको। उसके बाद जो है ये डिस्काउंट लेस है, जो परचेज में सिंपल डिस्काउंट पे काउंट किया जाता है, और ये आपका परचेज डिस्काउंट 1 और 2 है, और एंटर करेंगे तो ये मैन्युफैक्चरर है। अब इस जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, इस प्रोडक्ट को किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है, उस कंपनी का आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद आप एंटर करके इसे यस करेंगे, और यस करने के बाद आपका आइटम क्रिएट हो जाएगा, और पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे शो भी होगा। ये देखिए यहाँ पे आपकी क्या परचेज रेट है, अभी जैसे ही आप परचेज एंट्री चढ़ा देंगे तो यहाँ पे ये भी अपने ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये भी ऑटोमेटिक आ गए आपके, और यहाँ पे क्या HSN कोड है, क्या कौन सा मैन्युफैक्चरर है, और कन्वर्जन क्या है इसका। अभी कन्वर्जन के बारे में भी मैं आपको एक एंट्री करके दिखा दूंगा, क्या इसकी MRP है, यहाँ पे आपको MRP शो हो जाएगी, सेल रेट शो हो जाएगा। अब इस आइटम को हमें कभी भी मॉडिफाई करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे, और F3 के प्रेस करने के बाद आपके सामने सारे वही ऑप्शंस आ गए। अब सपोज कि हमको जो है इसका रेट चेंज करना है, 3500 की जगह अब हम इसे 3600 कर देते हैं, कि अब हमारा रेट बढ़ गया तो हमने भी यहाँ पे रेट बढ़ा दिया। और जो
हमने मार्जिन डिसाइड किया हुआ था, अब हम मार्जिन 10% पे भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने मार्जिन भी अपना कम कर दिया कि 10% पे मैं सेल कर सकता हूँ। उसके बाद आप इसे कंट्रोल W से सेव करेंगे। अब यहाँ पे सेव करने की भी जो है ना 2 से 3 तरीके हैं। अब जैसे आपका आइटम पे ही वर्क हो गया, अब जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन के अंदर काम करना है तो आप माउस से क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं, और जैसे ही आपका ये काम हो जाए तो आप अपने कीबोर्ड से पेज डाउन की की प्रेस करेंगे, तब भी आप सेव कर सकते हैं। कंट्रोल W से सेव करना चाहे कंट्रोल W से भी सेव कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, आप एंटर करते हुए लास्ट तक आएंगे और लास्ट पे आने के बाद आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा, इससे भी आप सेव कर सकते हैं। और जो आपने डिलीट के बारे में अंदर समझा, कंपनी को डिलीट करने के लिए कैसे डिलीट करना है, अगर कोई भी आइटम मैप्ड है तो डिलीट नहीं होगा। सेम यहाँ पे आपके यहाँ पे भी डिपेंड करेगा। अब जैसे कि ये आइटम है, अब मैं इस आइटम को अगर डिलीट करूं तो शायद ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर स्टॉक, आपको ऊपर एरर भी शो हो रहा है, बैलेंस अवेलेबल। अब जैसे जो आइटम अभी हमने क्रिएट किया, इस आइटम के अंदर कोई भी स्टॉक नहीं है और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है इसके अंदर। अगर मैं इस पर डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो ये डिलीट के लिए ओपन हो जाएगा। अब यस करते ही ये आइटम डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होती है कि, और इसका जो अप्लाई होने का रीजन है वो ये है कि अगर ये डिलीट हो जाएगा आइटम, अगर मान लीजिए इस पर ट्रांजेक्शन है या कोई भी इस पर स्टॉक अवेलेबल है, अगर मैं डिलीट हो जाए तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका बेकार हो जाता है, और इससे फिर पूरा जो भी आपका बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, सब आपका जो है बेकार हो जाएगा। सब आपका जो है रिपोर्ट बिगड़ जाएगी सारी की सारी। क्योंकि क्या है कि जो आपको रिपोर्ट दिखती है, ट्रायल बैलेंस देखें, बैलेंस शीट देखें या प्रॉफिट एंड लॉस देखें, जो वहाँ पे एसेट्स आपको दिखाई देते हैं वो यहीं से काउंटेबल होके जाते हैं कि आपके पास कितनी एसेट्स है, कितने आपके पास डेटर हैं, कितने क्रेडिटर हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे यहीं से मैप होके आपको आपका बैलेंस शीट दिखाई देता है। तो ये रीजन है इसका कि इसीलिए डिलीट नहीं होता। अगर ये डिलीट हो जाएगा तो आपकी पूरी फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट जो है खराब हो जाएगी, आपकी रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी, आपको जो है अलग अलग जो आपने अभी मार्जिन वगैरह सेट किए हुए हैं वो हो सकता है माइनस में शो करने लगे इस तरीके से। इसलिए इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं होता। और इसमें ही नहीं, चाहे टैली हो, चाहे बीजी हो, चाहे मार्क हो, चाहे और भी किसी तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, तो सबके अंदर जो है ये प्रोहिबिटेड होता है बाय डिफॉल्ट कि आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर मेरे को इसी आइटम को मॉडिफाई करना है तो मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ F3 से, और डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकता हूँ यदि ट्रांजेक्शन नहीं है तो। अब जो आपने इसमें कन्वर्जन लगाया हुआ है कैसे काम करेगा, एक बार हम सेल एंट्री करके देख लेते हैं। ठीक है, इसकी एमआरपी लोड होगी। जिसके अंदर कन्वर्जन होगा वहां पे आपको दोनों ऑप्शन में आपको शो हो जाएगा कि आपको मीटर में सेल करना है या आपको नंबर्स में सेल करना है। तो दोनों आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। अब जैसे मुझे मीटर में सेल करना है और मुझे इसको 5 मीटर सेल करना है। सबसे पहला तो यही नोटिफिकेशन आ गया आपके पास, क्रॉस मिनिमम लेवल। तो मैंने कहा था आपके पास अलर्ट आ जाएगा अगर आप मिनिमम लेवल लगा के रखते हैं तो यहाँ पे आपको एक अलर्ट शो हो गया कि ये स्टॉक हमारा खत्म हो रहा है। उसके बाद हम इसको, ये हमसे क्यों पूछ रहा है अभी एमआरपी डिटेल, क्योंकि इसकी कोई भी परचेज एंट्री नहीं चढ़ी थी, इस वजह से हमें ये ऑप्शन शो करा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो रेट है वो 4,000 रुपए का है, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 5 फीट बेचा है। मैंने आपको बताया था कि जो आपने यहाँ पे मीटर मेंशन करवाया हुआ है ये आपका कन्वर्जन एज ए यूज होगा और आपकी क्वांटिटी भी यूज होगा। अगर किसी के अंदर कन्वर्जन नहीं है तो क्वांटिटी के ब्याह पे भी सही यूज करेंगे आप, और किसी में कन्वर्जन है तो कन्वर्जन के ब्याह पे भी सही यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमने 4,000 का रेट डाला हुआ है, इसके अंदर जो कन्वर्जन रेट डाला हुआ था वो 12 का डाला था कि इसके अंदर 12 फीट है। अब हमने 5 फीट बेचे हैं, तो अगर आप डिवाइड करेंगे प्राइस को तो ऑटोमेटिक आपको यही अमाउंट शो होगा। हो सकता है कि अमाउंट आपको थोड़ा 200 रुपए एक्स्ट्रा शो हो, क्योंकि हमने आइटम मास्टर में डिफाइन किया हुआ था ऑटोमेटिक कि 12% हम इस पे डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अभी देखिए हमने यहाँ पे कोई डिस्काउंट मेंशन नहीं किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे 12% आ गया। और अगर हम सेव करेंगे और सेव करते वक्त अगर ये आपका प्रॉफिट नीचे जा रहा है 10% से, तो बिल्कुल ये सेव नहीं करेगा। तो ये 10% से ऊपर आपका है, इसीलिए आपके पास ये बिल सेव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लग गया। और ये कैसे, मैं एक बार फिर दिखा भी देता हूँ आपको। जब हमने ये आइटम यहाँ पे मेंशन किया था कि हमें कितना डिस्काउंट देना है, 12% डिस्काउंट देना है। और अगर हमने स्पेशल अप्लाई कर दिया तो स्पेशल में क्वांटिटी बेस्ड होगा कि 50 क्वांटिटी पे इतने % का डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। तो जो भी मार्जिन है, जो भी डिस्काउंट है जो यहाँ सेट करेंगे, आपका मास्टर वाइज काम करेगा।
तो यहाँ पे क्या है कि पहले डिफाइन कर देंगे तो बहुत चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी कि आपको ध्यान नहीं रखना पड़ रहा है, आपको बार बार अपने एडमिन से नहीं पूछना पड़ता कि सर मैं कितना डिस्काउंट दूँ इसके ऊपर, सर मुझे कितने रुपए का इसे बेचना है, सर कितने का ये करना है, बार बार आपको अपने एडमिन से पूछना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली जो भी वहाँ पे सेव्ड हो रखी डिटेल उसके अकॉर्डिंग आप सेल कर सकते हैं। अब ये कन्वर्जन का भी आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो अमाउंट आप देख रहे हैं 4,000 रुपये का है, बट हमने इनको 5 फीट सेल किया है तो ऑटोमेटिक जो है, और इसकी जो यूनिट थी वो 12 की थी, यानी कि 12 कन्वर्जन हमने इसमें मेंशन किया हुआ था। तो 5 के हिसाब से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं कि कितना है उसके अकॉर्डिंग, तो ये आपको शो होगा। अब आप इसको जो है कंट्रोल W करके सेव कर सकते हैं, और जैसे ही सेव करेंगे बिल आपका सेव हो जाएगा। फिर जो भी आगे का प्रोसीजर है प्रिंट निकालने का सब बेसिक आपको दिखेगा। गोडाउन मेंटेन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सेटिंग से इनेबल करना पड़ता है, तो इसके लिए आप आएंगे मास्टर। अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं इनेबल तो नहीं है पहले से, तो अभी गोडाउन यहाँ पे इनेबल नहीं है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं आइटम मास्टर, कंपनी मास्टर, यहाँ पे आपको दिखेगा स्टोर मास्टर, स्टोर मास्टर दिखेगा। तो इसके लिए हमें आना होगा मास्टर, मास्टर से मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, और कंट्रोल रूम पे आके आप टाइप करेंगे गोडाउन। उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पे भी जो है बहुत सारे ऑप्शन है गोडाउन से रिलेटेड। अब जैसे कि गोडाउन यहाँ पे आपको 4 मेंशन करना है, जितने भी गोडाउन आप मेंटेन करते हैं उतने गोडाउन आप मेंशन करें। कभी कभी अगर सेव ना हो तो आप यहाँ पे 4 मेंशन कर देंगे। 4 से क्या है कि आप अंदर जनरेट कर सकते हैं, 5, 7 जितने भी करने कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 4। उसके बाद जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट होता है आस्क इन बिल के अंदर कि जब भी आप बिल करेंगे तो बिल जब करेंगे तो वहां पे आपको शो होगा बिल करने से पहले कि आप कौन से गोडाउन से जो है बिल करना चाहते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट है, बट यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि आई हो रखा है, यहाँ पे आई हो रखा है। आई का मतलब है कि आस्क वन टाइम इन इनवॉइस बिल वाइज, कि जब भी आप बिल बनाएंगे तो एक बार आपसे ये पूछेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है बिल वाइज नहीं है, एंट्री वाइज है, पर आइटम एंट्री वाइज है, तो पार्टी सिलेक्शन करेंगे। आइटम जब जितनी बार आप आइटम को सिलेक्शन करेंगे उतनी बार आपको बताना होगा कि ये आइटम कौन से गोडाउन से आप निकालना चाहते हैं। तो अगर आप ये ऑप्शन चाहते हैं तो ई का बटन आप यहाँ प्रेस करेंगे, और एस से जो है डिफॉल्ट है, जो अगर आप यहाँ पे एस कर देंगे तो सेल फ्रॉम ए और परचेज इन बी। तो आपने इस तरीके से गोडाउन बनाए हुए हैं कि गोडाउन आपका 1 है, गोडाउन 2 है, तो आप डिफाइन कर देंगे कि गोडाउन 1 आपके परचेज के लिए है, गोडाउन 2 आपके सेल के लिए है, और बाकी का ट्रांजैक्शन आप जो है कि 1 से 2 में कैसे पहुंचाएंगे, स्टॉक ट्रांसफर से। तो इस तरीके से भी आप चाहें तो कर सकते हैं। और ऐसे ही जो है आर का मतलब रिटेल्स के लिए भी, रिटेल में भी आपके लिए अप्लाई होगी, रिटेल और चालान के लिए। और डी का मतलब है इसमें कि पर एंट्री वाइज ये ऑटो सिलेक्शन कर लेगा जैसे ही आप जो है स्टॉक लेस करेंगे, सेल रिटर्न करेंगे, सेल्स करेंगे, और ये भी जो भी आपका गोडाउन है गोडाउन मेंशन करेंगे। तो इसमें जो ज्यादातर जो यूज होता है वो 2 ही तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। जो और भी नीचे है इसके अंदर जो है ना आपकी रिपोर्ट्स नहीं बन पाती है क्लियरली। जैसे कि मैंने अभी 3-4 दिन पहले जो सेशन आपको दिखाया था उसमें मैंने एक आपको गोडाउन क्रिएट करके दिखाया, और उस गोडाउन के अंदर कितना स्टॉक है आपने वो भी क्लियरली देखा। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स होती है, आगे भी जो रिपोर्ट ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट देखेंगे अगर उसमें गोडाउन मेंशन करेंगे तो यहाँ पे जो 2-3 ऑप्शन है इसमें आपको ना प्रॉब्लम फेस होती है। तो अगर आपको यूज करना है या तो आई यूज करो या तो ई यूज करो, क्योंकि 2 ही तरह से आप जो है अपने गोडाउन को मेंटेन करना चाहेंगे। पहला तरीका तो ये है कि जब भी आप बिल बनाए उसी टाइम पे ये पूछ ले कि कौन से गोडाउन से आपका ये माल निकल रहा है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये कि जितनी आइटम पे आप एंटर करेंगे उतने आइटम पे आपको ये बताना पड़े कि ये आइटम आप कौन से गोडाउन से निकालना चाह रहे हो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इन्हीं 2 ऑप्शन का आपको यूज करना है। उसके बाद मैंने अभी आई यहाँ पे मेंशन कर रखा है, उसका तब इसे स्केप करके यस कर देंगे। जैसे आप यस कर देंगे तो अब इसका डेटाबेस जो है पहले सेव्ड होगा, रिफ्रेश होगा, ताकि आपके स्टोर वाले ऑप्शन को ये यहाँ पे लेके आ सके। तो जैसे आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का टाइम लगेगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप जाएंगे मास्टर में, इन्वेंट्री मास्टर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आ गया स्टोर मास्टर। पहले ये स्टोर मास्टर नहीं आ रहा था, अब आप इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक स्क्रैप होता है और मेन स्टोर होता है। तो आपको क्या है, अगर आपको गोडाउन मैनेज करना है तो आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, और आप कुछ भी नाम रख सकते हैं उस गोडाउन का। जैसे आपने अपने गोडाउन का कुछ डिस्प्ले नाम रखा हुआ था,
तो डिस्प्ले आप रख सकते हैं, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, जैसे भी रखना चाहें, और जिस एड्रेस पे भी है वो उस एड्रेस पे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस के लिए 3 लाइनें हैं, सॉरी 4 लाइनें, 4 लाइन में आप एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया डिस्प्ले बी, अब मैं कहीं पे भी कोई भी एंट्री करूंगा, कोई भी स्टॉक देखूंगा, तो मेरे पास सबसे पहले सिलेक्शन मुझे करना पड़ेगा गोडाउन का। अब जैसे मैं करंट स्टॉक देख रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि कौन से गोडाउन का आप देखना चाहते हैं। तो मैं डिस्प्ले 1 का देखना चाहता हूँ, तो डिस्प्ले 1 में देखिए आप कोई भी स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी ट्रांजेक्शन हमने इसके करी नहीं है यहाँ पे। अगर हम देखते हैं कि मुझे स्टॉक देखना है, कौन सा देखना है, मुझे अपने मेन स्टोर का देखना है, तो मेन स्टोर में आपके जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब ये तो आपको रिपोर्ट पर्पस पे आपने देखा। अगर ऐसे ही आपको सेल एंट्री करनी है, परचेज एंट्री करनी है, तो वहां पे भी आपको दिखेगा। अब मैं सेल बिल कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद सीरीज सिलेक्शन किया आपने, फिर उसके बाद पार्टी का सिलेक्शन किया, किस पार्टी को बिल करना है आपको, और क्रेडिट कैश जो भी है। उसके बाद जैसे ही आप क्रेडिट कैश के बाद एंटर करेंगे तो कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा स्टोर के पास, अभी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है आपका मेन स्टोर है, बट आप चाहते हैं कि नहीं, मैं मेन स्टोर से नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे डिस्प्ले 1 से ये स्टॉक निकले। तो यहाँ पे आपको स्पेस बटन का जो है प्रेस करना है, स्पेस बटन। जैसे स्पेस बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ही गोडाउन शो होंगे, एक मेन स्टोर और एक आपका डिस्प्ले। अब जैसे मैं डिस्प्ले पे एंटर करूंगा तो अब ये जो भी स्टॉक निकलने सारे डिस्प्ले से स्टॉक निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि डिस्प्ले में हमारे कोई भी स्टॉक नहीं था, तो यहाँ पे डिस्प्ले का कोई भी स्टॉक हमें शो नहीं हो रहा। लेकिन हम जो भी एंट्री करेंगे वो स्टॉक हमारे अगर माइनस भी होगा तो वो डिस्प्ले के अंदर माइनस होगा, हमारे मेन स्टोर में माइनस नहीं होगा वो। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है अपने मैनेज करेंगे। और गोडाउन की रिपोर्ट वगैरह भी आपको पता ही लगी कैसे देखनी है। अब क्या है कि अगर आपको ट्रांसफर करना है, कि जो आपका स्टॉक है वो स्टॉक आप ट्रांसफर करना चाहते हैं कि जो मेन स्टोर है आपका, मेन स्टोर से स्टॉक को ट्रांसफर करके आप किसी गोडाउन में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ट्रांजेक्शन में आएंगे। ट्रांजेक्शन में आने के बाद स्टॉक इशू, और स्टॉक इशू से न्यू पे आप क्लिक करेंगे, और न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करके आप सीरीज यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, कौन सी सीरीज से आप चाहते हैं, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे टाइप करेंगे स्टोर टाइप करके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक लेजर बना हुआ स्टोर टीएफ का मतलब ट्रांसफर है। एंटर करेंगे इसके ऊपर, और उसके बाद इसको एस्केप करेंगे, एंटर। अब देखिए यहाँ पे अब आ गया आपका फ्रॉम स्टोर। तो फ्रॉम तो ये है आपका स्पेस का बटन, आप यहाँ पे प्रेस करेंगे। जैसे ही स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो फ्रॉम में तो हमने डाल दिया मेन स्टोर, कि मेन स्टोर से आपके डिस्प्ले 1 में जो सामान जा रहा है उसकी एंट्री आप कर रहे हैं। और ये सारा का सारा मैनुअल करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आपने उस स्टोर में डिफाइन किया हुआ है मिनिमम मैक्सिमम, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर उसका मिनिमम कम है तो उसके अकॉर्डिंग लोड हो जाएगा वहाँ पे। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो आपके पास है, आइटम का नाम है 302J9, लास्ट में R है ये आपके पास 44 पीस है। अब मैंने यहाँ पे एंटर किया, और एंटर करने के बाद 44 में से 20 पीस मैंने अपने डिस्प्ले 1 के अंदर ट्रांसफर कर दिए। तो मैंने यहाँ 20 पीस मेंशन करके, और बाकी प्रोसीजर वही है सेव करने का, कंट्रोल W एंड वही आप कर सकते हैं, एंटर करके इसे सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद ये आपका प्रिंट आउट भी निकल जाएगा चालान का एक, कि जो आप स्टॉक भेज रहे हैं वो स्टॉक कैसे जा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब अगर हम चेक करेंगे स्टॉक में जाके करंट स्टॉक, और सबसे पहले हम मेन में चेक कर लेते हैं। तो मेन में अब हमारे पास 24 पीस रह गए, लास्ट में R है 302, लास्ट में R, पहले 44 से थे, अब हमारे पास 24 रह गए हैं। अब ऐसे ही अगर हम चेक करें अपने डिस्प्ले 1 में कि डिस्प्ले 1 में अब हमारे पास कितने स्टॉक हैं, तो डिस्प्ले 1 में हमें वो स्टॉक शो होगा जो अभी हमने ट्रांसफर किया उनको। तो ये देखिए 302 लास्ट में R, ये हमारे पास 20 पीस है, क्योंकि हमने जो है मेन स्टोर से अपने डिस्प्ले 1 में ट्रांसफर किया स्टॉक को, तो वो स्टॉक आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे, सेल एंट्री करेंगे, अब हम जब सेल एंट्री करते हैं तो जैसे मैंने बताया पार्टी सिलेक्शन और क्रेडिट पे जैसे एंटर करेंगे, या जो भी आप यहाँ पे सिलेक्शन करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपका स्टोर पे शो होगा। यहाँ पे आपको स्पेस के बटन से सिलेक्शन करना है। तो मैंने स्पेस का बटन प्रेस करके डिस्प्ले पे एंटर किया, मैं इससे भेजना चाहता हूँ सामान को, एंटर करके फिर आपको वही स्टॉक शो होगा जो स्टॉक डिस्प्ले के अंदर आपके होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पे 20 पीस था, तो 20 पीस आपको शो हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
तो मैं अभी इस ट्रांजेक्शन को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आप इसी से बिलिंग कर रहे हैं। जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये एंट्री करके दिखाई कि आपकी जितनी भी इस तरह की जो एंट्री है आप ऐसे पास कर सकते हैं गोडाउन ट्रांसफर की, ठीक है। और उसके बाद जो आपका स्टोर मास्टर है वो भी मैं बंद कर देता हूँ। तो अगर बंद करना हुआ मैं दोबारा तो दोबारा से ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे गोडाउन, और जो 4 है 4 को हम 1 कर देंगे। उसके बाद स्केप करके इसे यस कर दें और इसे यस कर दें ताकि जो आपकी सेटिंग है दोबारा से वो बाय डिफॉल्ट हो जाए जैसे अभी हम करते हुए आ रहे थे। तो जिस फॉर्म के अंदर आपको रिक्वायरमेंट हो गोडाउन की, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है लेजर के बारे में, अब मास्टर के आइटम मास्टर के बारे में आपको पूरा पता चल गया और आपको गोडाउन के बारे में भी पूरा पता चल गया, रिपोर्ट कैसे देखेंगे उसके स्टॉक की, और जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो ट्रांजेक्शन के टाइम पे आपको क्या करना है। अब जो है हम लेजर के बारे में जान लेते हैं कि लेजर कैसे आपको बनाना है, कैसे मॉडिफाई करना है और किस किस तरह के लेजर को आपको बनाना है। अब लेजर क्रिएशन करने के लिए भी हमारे पास जो है 2 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन ये है कि आप पहले से ही लेजर को क्रिएट कर लें, जैसे कि मैं मास्टर में गया, मास्टर में जाने के बाद लेजर मास्टर, और लेजर मास्टर में जाने के बाद लेजर, और लेजर के बाद अब मुझे नया क्रिएट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो वो मैं यहाँ पे डिसाइड कर लूंगा। जैसे मुझे नया क्रिएट करना है तो मैंने न्यू क्रिएट यहाँ पे कर लिया। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे सेल की पार्टी बनानी है, परचेज की पार्टी बनानी है, तो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे अकाउंट ग्रुप जो है बिजनेस के लिए यूज किए जाते हैं, बिजनेस के अलग अलग सेगमेंट के लिए। अब जैसे आपका अगर कोई करंट अकाउंट है तो उस करंट अकाउंट को अगर बनाना है, क्या कोई भी कंपनी का जो भी बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट को अगर बनाना है तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट पे आके एंटर करना है, और उस अकाउंट की सपोज आपके पास आईसीआई है तो आप आईसीआई मेंशन करके और इसको सेव कर देंगे। और सेव करने के जैसे ये आईसीआई आपका कब क्लोज होता है तो ये भी आप बता सकते हैं कि ये संडे को क्लोज रहता है। और उसके बाद इसका ओपनिंग बैलेंस अभी क्या है तो ओपनिंग बैलेंस भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी अगर चेक इशू करेंगे आप संडे को तो चेक इशू नहीं होगा आपका, क्योंकि संडे को ऑफ रहता है आपका ये। उसके बाद ये आपका जो ब्रांच है वो किस एड्रेस पे है तो वो एड्रेस आप मेंशन कर देंगे, जो भी इसका पिन कोड है और जो भी इसका अकाउंट नंबर है, नीचे आपको अकाउंट नंबर का भी ऑप्शन शो होगा। अब चेक नंबर आपके पास कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहे हैं, ताकि जब आप चेक इशू करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको चेक नंबर ये शो करता रहेगा। और जो आप करंट अकाउंट बना रहे हैं उसका अकाउंट नंबर क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आईसीआई अकाउंट में आपके 2 करंट अकाउंट है, तो कैसे पहचानेंगे उसे, आप अकाउंट नंबर से ही पहचान पाएंगे। और उसके बाद फिर बैंक भी जो है हर महीने इनवॉइस जो है भेजता है, तो बैंक का भी एक जीएसटी नंबर होता है, तो वो जीएसटी नंबर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर कोई इनवॉइस है तो वो भी आप जीएसटी में क्लेम कर सकें। तो इस तरीके से आप अपना बैंक अकाउंट बना सकते हैं। मैंने उसको सेव नहीं किया है, जो भी आपका करंट अकाउंट हो या जो भी बैंक अकाउंट हो वो बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, अकाउंट ग्रुप हैं जो डिपेंड करते हैं बिजनेस के सेगमेंट पे कि कौन सा अकाउंट किस पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट है। ऐसे आपके जितने भी कैपिटल अकाउंट होंगे, जितने भी आपके टैक्स एंड ड्यूटीज हैं, तो टैक्स एंड ड्यूटीज के सारे अकाउंट इसमें बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। बट आप फिर भी चाहते हैं कि आपका कोई कस्टम अकाउंट हो कि आप अपने अकॉर्डिंग बना के उसको अलग मेंटेन करना चाहो तो उसको भी मेंटेन कर सकते हो। और फिर इसमें जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में सबसे ज्यादा जो आपको जरूरत पड़ेगी, 3 अकाउंट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, 3 अकाउंट ग्रुप की जरूरत पड़ेगी आपको। पहला आपको जरूरत पड़ेगा संडे डेटर, और दूसरा संडे क्रेडिटर, और तीसरा आपका एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे आए तो आपने देखा होगा यहाँ पे सबसे पहले होल्ड ऑन यहीं पे रहता है आपका संडे डेटर पे। तो ये संडे डेटर है, और संडे डेटर भी यहाँ पे 3 तरह से आपको शो हो रहे हैं। तो इनके मतलब क्या है, पहला तो है संडे डेटर, जितनी भी आपकी सेल्स की पार्टी है, जिनको भी आप सामान सेल करते हैं, तो वो सारी की सारी पार्टी आपको संडे डेटर्स में ही बनानी है। यहाँ पे आप एंटर करके जो भी पार्टी की डिटेल्स है, जैसे पार्टी की फर्म नेम क्या है, फिर पार्टी का स्टेशन, जैसे पार्टी पहले से बनी हुई है, फिर उसके बाद पार्टी का स्टेशन में जैसे कि आपका जो पूरा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, तो ऐसे जितने भी स्टेशन हैं, अगर पार्टी किसी स्टेशन से बिलोंग करती है तो आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आप ये मेंशन करेंगे तो आपको डिटेल्स ज़्यादा शो होगी कि ये पार्टी आपकी कहाँ की है, तो पूरा एड्रेस आपको दिखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अकाउंट ग्रुप आपने सिलेक्शन किया हुआ है संडे डेटर, और यहाँ पे जो है बिलिंग मेथड बिल बाय बिल है, और एक फीफो और एक अकाउंट।
इन तीनों के क्या मतलब होते हैं? अगर कोई बिल बाय बिल में मैक्सिमम इंडिया में अपने 90% बिल बाय बिल यूज होता है। अगर आपने कोई भी बिल इशू किया है तो उस बिल के बिहाफ पे ही आप उससे पेमेंट का कलेक्शन चाहते हैं तो आप बिल बाय बिल करेंगे। और फीफो में क्या है कि जो आपने पहला बिल दिया है जब तक पार्टी उसको क्लियर नहीं करेगी तब तक आप जो है सेकंड बिल की पेमेंट एंट्री नहीं चला सकते, और चाहे तो इसको आप सेल के ऊपर बैक भी कर सकते हैं कि जब तक उसकी प्रीवियस बिल की पेमेंट कंप्लीट ना हो तब तक नया बिल उसका जनरेट ना हो, तो उस बेस पे आप इसको बैन भी कर सकते हैं। और तीसरा है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का एकदम सिंपल सा मेथड है कि आपने इनको 1 लाख रुपए की सेल करी और उसके बाद फिर ये आपको 20,000 रुपए पे करते हैं, 30,000 रुपए पे करते हैं, तो उसका कोई भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता, बस उसका लेजर बैलेंस से टोटल बैलेंस से ही डिडक्शन होता रहता है। तो वो ऑन अकाउंट आप इस यहाँ पे इसका देख सकते हैं। अगर इनका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, और यहाँ पे CR/DR, अगर आपको ये बैलेंस इनसे लेना है तो DR, और अगर इनको बैलेंस पे करना है आपको तो CR करेंगे, यानी कि आपको क्रेडिट करना है, और अगर आपको इनसे पैसे लेने हैं तो DR करेंगे आप। उसके बाद नीचे जो है सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसका एड्रेस, पिन कोड, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सन, किस पर्सन से कॉन्टैक्ट करते हैं इस कंपनी के अंदर आप, और उस पर्सन का डेजिग्नेशन क्या है, ऑनर है, सेल्समैन है, कौन है, तो यहाँ मेंशन कर देंगे। और फिर यहाँ पे लैंडलाइन नंबर हैं उनके, तो लैंडलाइन नंबर मेंशन करेंगे या मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे आप। फिर उसके बाद फैक्स नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये है लर्निंग का आपके फ्रीज अप टू। अब जैसे कुछ ऐसी पार्टीज है, चाहे सेल्स की हो चाहे परचेज की हो, अगर आप चाहते हैं कि उसका अकाउंट फ्रीज करना कि 1 महीने तक इनको कोई भी बिलिंग नहीं हो, 1 महीने तक किसी भी तरह से कोई ट्रांजेक्शन इनके पास ना जाए, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे क्या है डेट टाइप कर देंगे कि आपने डिसाइड किया कि 30/10 तक कोई बिलिंग नहीं जाएगी इनके पास, 30/10 तक, ठीक है। तो ये ज़्यादातर किस केसेस में करते हैं कि जैसे कोई पार्टी है उसके ऊपर बैलेंस आपका हो गया बट वो बैलेंस पे नहीं कर रही, तो आप उसके अकाउंट को क्या है फ्रीज कर देते हैं, तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है जब। और ये अकाउंट कब ओपन होगा? 30 अक्टूबर, यानी कि 1 नवंबर को इसका अकाउंट ऑटोमेटिक जो है वो हो जाएगा, अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। ठीक है सर, अभी आपको वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही थी तो मैं दोबारा से यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। हम जो है इसी ऑप्शन पे थे GST के, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि आपको लेजर नेम में क्या डालना है, एड्रेस में क्या डालना है, और फ्रीज अप टू आपके किसके लिए यूज होगा कि जो जिस पार्टी का आप ट्रांजेक्शन चाहते हैं कि वो ट्रांजेक्शन इतनी तारीख तक कोई भी ट्रांजेक्शन आपका ना हो जब तक ये पार्टी आपको पेमेंट ना कर दे, तो उसके लिए आप जो है क्राइटेरिया डेट का फिक्स कर सकते हैं कि 30/10 तक हमने इसका जो अकाउंट है फ्रीज कर रखा है, 30/10 तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। उसके बाद इसका जो भी GST नंबर है, जो भी वैट नंबर, ST नंबर है, और जो भी इसका लाइसेंस है, जो भी इसका WP, जो भी अगर कोई एडिशनल आपके पास सर्टिफिकेट्स है इस पार्टी के पास, या एडिशनल कोई आप इसको देना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और जो भी लाइसेंस नंबर हो डाल सकते हैं आप इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो है जो भी GST नंबर डालेंगे आप पार्टी का, ऑटोमेटिक यहाँ पे उसी से निकलकर पैन नंबर आ जाएगा, और किसी के पास यदि GST नंबर नहीं है तो मैन्युअली उसका पैन नंबर आप टाइप कर देंगे। और उसके बाद फिर किस डेट मेंशन अब बाय डिफॉल्ट हो जाएगी कि किस दिन जो है ये लेजर क्रिएट हो रहा है। और ये जो है बिल इंपोर्ट, अगर सामने वाली पार्टी भी अगर मार्क ERP यूज करती है और आप भी मार्क ERP यूज करते हैं, तो आप चाहे तो जो भी ट्रैकिंग है GST नंबर से हो या मोबाइल नंबर से हो, ईमेल से हो या किससे हो, तो जो भी आप सिलेक्शन रखेंगे तो जो भी बिल जनरेट करेंगे आप इस पार्टी का, उस पार्टी के मार्क ERP सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाए, इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा कि इस पार्टी ने आपको बिल किया है और इस बिल की वैल्यू ये है, आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप F10 प्रेस करके कर सकते हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन आ जाएगा अगर वो मार्क ERP यूज करते हैं तो। उसके बाद जो है यहाँ पे ये है पासवर्ड। पासवर्ड क्या है ये? जैसे बैंक की काफ़ी स्टेटमेंट आपके पास आती होगी तो वहाँ पे एक यूनिक क्राइटेरिया होता है पासवर्ड को, उस PDF को ओपन करने का, कि आपके डेट ऑफ बर्थ का 4 कैरेक्टर है लास्ट के, और आपका नाम का शुरू का कैरेक्टर है, लास्ट का कैरेक्टर है, इस तरीके से। तो अगर आप भी चाहें कि जब भी आप इस पार्टी को स्टेटमेंट भेजें तो वो स्टेटमेंट इसकी जब भी ओपन हो जब वो इस पासवर्ड को मेंशन कर दें, तो आप भी इनको इस तरीके का कोई पासवर्ड दे सकते हैं कि स्टार्टिंग में उनके फर्म के 2 कैरेक्टर हैं और उसके बाद उनका मोबाइल नंबर का 4 कैरेक्टर है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ताकि एक सिक्योरिटी हो कि जो भी पार्टी को स्टेटमेंट भेज रहे हैं वही पार्टी उसको मेंशन कर पाए। ये रिटेलियो ID है, जो भी हमारे पास एक ऐप है रिटेलियो ऐप, जिससे ऑर्डर कलेक्शन करते हैं, बैलेंस वगैरह देखते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ID मेंशन करना होता है।
उसके बाद फिर इसकी डिटेल्स को आप देख पाएंगे। और जो लास्ट में आप देख पा रहे हैं कि कौन से स्टेट की पार्टी है, और यहाँ पे जो है कैटेगरी भी है लेजर की। अगर ये लेजर आपका रिटेलर है, स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, अदर है, तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इस सिलेक्शन से भी आपका बेनिफिट होगा कि कभी भी अगर आपको कोई डिस्काउंट बनाना है या कोई डिस्काउंट सेट करना है या स्कीम सेट करनी है, तो आप इनके अकॉर्डिंग स्कीम सेट कर सकते हैं। कि आपने स्कीम सेट करी है कि जो भी स्टॉकिस्ट हैं, स्टॉकिस्ट को 10 क्वांटिटी लेने पर 15% का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से आप अपनी स्कीम सेट कर सकते हैं। तो ये आप बता सकते हैं यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग जो है इनको डिस्काउंट डिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वही कलर का ऑप्शन है जो हमने आइटम के कलर के ऑप्शन में देखा, कि अगर आप चाहते हैं कि इस पार्टी को अलग अलग ही हाईलाइटेड देखना चाहते हैं, तो आप उसको मेंशन कर देंगे कलर, जो भी आप कलर मेंशन करना चाहते हैं। जैसे जो ज़्यादातर हमारे एग्जिस्टिंग पार्टी है वो क्या करती है कि ऐसे लेजर जो लेजर बिल्कुल वो हैं, जैसे अलर्ट दे देते हैं, उस पर रेड अलर्ट दे देते हैं, रेड कलर दे देते हैं, तो मतलब कि ये वो पार्टी है जिन्होंने आपकी अभी तक प्रीवियस कोई भी पेमेंट नहीं कंप्लीट करी है, कोई भी पेमेंट कंप्लीट नहीं करी है। तो इस तरीके से आप जो है अपने जोन बना सकते हैं कि अगर कोई ब्लू आपको शो हो रही है तो वो किस तरह की पार्टी है, अगर रेड शो हो रही है तो किस तरह की पार्टी है, तो आप यहाँ पे ये डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका स्टेट आ जाता है और फिर कंट्री आ जाता है, किस स्टेट की पार्टी है, किस कंट्री की है, तो जीएसटी नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा। और यदि किसी पार्टी के पास जीएसटी नंबर वगैरह नहीं है तो अनरजिस्टर्ड में ये शो हो जाएगा। और जो भी जीएसटी नंबर है, जीएसटी अकॉर्डिंग यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। अगर किसी के पास जीएसटी है तो वो रजिस्टर्ड यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। सबसे ऊपर रजिस्टर्ड आ रहा है, रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन। अब रजिस्टर्ड कौन सी पार्टी है, जिनके पास जीएसटी रेगुलर है, और कॉम्पोजिशन कौन सी पार्टी है, जो हर 3 महीने का टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को और कोई भी इनको इनपुट नहीं मिलता टैक्स का, वो कॉम्पोजिशन पार्टी होती है। तो जैसे आप जीएसटी नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड में आ जाएगा, बट आपको यहाँ पे कॉम्पोजिशन जो है बताना पड़ेगा। आप कॉम्पोजिशन कैसे पहचान सकते हैं, आप इसके लिए भी आप क्या गूगल पे अब जीएसटी सर्च पे आप आएंगे तो यहाँ जीएसटी नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस पार्टी का जीएसटी नंबर आप मेंशन कर देंगे। जैसे कि मैं अपना जीएसटी मेंशन करता हूँ, और उसके बाद जो भी कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आप डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। अब इसका कैप्चा कोड हमने गलत डाल दिया है या फिर जीएसटी नंबर गलत है, जीएसटी नंबर ये गलत है। अगर किसी पार्टी का जीएसटी नंबर गलत है तो आपको रिजल्ट शो नहीं होगा। यहाँ पे आप पहचान सकते हैं कि अगर किसी भी पार्टी का जीएसटी नंबर डाल रहे हैं वो सही है या गलत है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऑप्शन है, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन पूरा दिखेगा डिटेल में। सॉफ्टवेयर में तो सिर्फ आपको उसका नाम, फर्म नेम, ये सारी चीजें शो होगी। अभी देखिए आपको यहाँ पे देखना है टैक्स पेयर टाइप रेगुलर, तो ये रेगुलर है। रेगुलर मतलब आपकी रजिस्टर्ड की पार्टी में ये ऑप्शन शो होगा आपको। और अगर ये कॉम्पोजिशन होगी पार्टी तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन शो हो जाएगा। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। बाकी 95% तक केसेस सारे रेगुलर होते हैं, क्योंकि कॉम्पोजिशन में बहुत जो है काटे हैं, और कॉम्पोजिशन भी जो है स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए बनी हुई है। जैसे जो रिटेल सेक्टर होते हैं, जो जनरल स्टोर होते हैं, ये ज्यादातर कॉम्पोजिशन इनके पास जीएसटी होता है, क्योंकि इनको क्या है ना, इनको टैक्स लेना, तो टैक्स लेना होता है, सिर्फ टैक्स देना होता है, वो भी 1%। जो भी 3 महीने के जो सेल कर रहे हैं, किसी किसी केसेस में 1% है, किसी में 2% है, और किसी में 3 या 4% है। तो हाईली 5% के अंडर में ही है, और ये सिर्फ टैक्स पे कर सकते हैं, टैक्स के रिटर्न को ले नहीं सकते, क्लेम नहीं कर सकते, इनपुट नहीं ले सकते। तो 95% तक आपको सारे रेगुलर ही मिलेंगे, और आपके बिजनेस से रिलेटेड तो सारे रेगुलर मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी को फाइन करना है फिर भी तो आपके पास ऑप्शन आ गए। और उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये जीएसटी से रिलेटेड हैं। ठीक है, इस पार्टी को प्रोहिबिटेड करना है तो प्रोहिबिटेड कर सकते हैं। अभी ये पार्टी हमारे लिए अनरजिस्टर्ड है, तो हम इसको अभी अनरजिस्टर्ड कर देते हैं। उसके बाद ये हाइड का ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि किसी किसी यूजर को इस पार्टी को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए ये यूज होता है ये। उसके बाद आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये जो और भी डिटेल्स है, जैसे जैसे हम आगे ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में पता लगेगा। जैसे क्रेडिट लिमिट के बारे में पता लगेगा आपको, क्रेडिट डेज के बारे में पता लगेगा, नोट्स के बारे में पता लगेगा कि नोट्स क्या है। जैसे आपकी किसी पार्टी से डीलिंग होती है, नोट्स को कितने तारीख तक के लिए वो है आप यहाँ मेंशन कर दो। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आप मेंशन करेंगे कि जो भी आपकी बात हुई है उस नोट्स के अंदर,
पार्टी को जब भी सेल परचेज करेंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ 23 सितंबर डाल दिया, शो नहीं होगा हमें, हम इसको जो है 23 अक्टूबर कर देते हैं। तो 23 अक्टूबर तक आपको ये शो होगा। अब मैं कंट्रोल W से सेव कर देता हूँ और ये सेव हो गया। स्केप। अब जब भी सेल करेंगे पार्टी को और आप इस पार्टी का सिलेक्शन करते हैं, सबसे पहले तो देखिए रेड अलर्ट शो हो रही है और मैं इस पे एंटर कर रहा हूँ तो इसकी बिलिंग नहीं हो रही है, और आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है कि फ्रीज अप टू 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर तक हमने इसको फ्रीज कर रखा है हर ट्रांजेक्शन के लिए। अगर मुझे इसकी बिलिंग करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना। तो मैं यहीं पे F3 प्रेस करके लेजर डिटेल पे जाके, और यहाँ पे भी मेरे पे मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं मॉडिफाई पे क्लिक करके इसके फ्रीज अप टू वाले ऑप्शन को हटा दूंगा और कंट्रोल W से सेव कर दूंगा। अब उसके बाद मैं इसका सिलेक्शन करूंगा, तो अब मैं सिलेक्शन कर पा रहा हूँ। अब ये देखिए ये नोट्स जो मैं आपको दिखाना चाहता था, ये नोट्स कि अगर हमारी किसी पार्टी से कुछ बात हुई है और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसे बिलिंग या रेट करना है, तो आपको ये नोट्स पहले शो हो जाएगा बिल बनाने से पहले। और ये नोट्स भी आपको कब तक शो होगा, अक्टूबर तक, जो भी हमने वहाँ पे डेट मेंशन करी है, क्योंकि कुछ डीलिंग ऐसी होती है जो डेट वाइज ही डिफाइन करती है कि वो कब तक है। तो आप जो है अदर डिटेल में जाके उसका कर सकते हैं। तो पार्टी को मॉडिफाई करने का आपको ऑप्शन पता लग गया कि आप सेल के टाइम पे भी कर सकते हैं, परचेज के टाइम पे भी कर सकते हैं। और डिलीट का तो आपको क्लियर है कि पार्टी आपकी डिलीट जब ही होगी जब उस पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अब जैसे हम उसी को डिलीट करते हैं, KPS एंटर किया हमने और यहाँ पे देखो ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ गया। डिलीट पे मैं क्लिक करूंगा तो फर्स्ट क्लियर बैलेंस, तो ये भी यही कह रहा है कि पहले आप इसका बैलेंस क्लियर करो, उसके बाद ही आपकी पार्टी जो है डिलीट होगी। अगर पार्टी पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता तो पार्टी आपकी डिलीट हो जाती, तो इसलिए डिलीट नहीं हो रहा। तो एक तो ये ऑप्शन है आपके लेजर को क्रिएट करने का, जहाँ पे आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि ये क्रेडिटर है या आपका डेटर है। इस तरीके से जैसे अब मुझे अगर परचेज की पार्टी बनानी है तो मैं जाऊंगा सन्डी क्रेडिटर सप्लायर्स में, और ये जो और भी ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, जो भी सेल की पार्टी आपको बनाना है सन्डी डेटर्स में और परचेज की पार्टी आपको बनानी है सन्डी क्रेडिटर सप्लायर्स में, जो ये ऑप्शंस हैं ये ई कॉमर्स के लिए है। अगर आप किसी ई कॉमर्स पे सेल्स कर रहे हैं और वहाँ की पार्टी वहाँ के कस्टमर बिल्कुल अलग है, तो ये उसके लिए है। और ये है फील्ड स्टाफ के लिए, अगर आपने कोई सेल्समैन हायर किया हुआ है, उसको आप जो है सेल करते हैं और वो आगे जाके कहीं सेल करता है, उसका कमीशन आप उसमें डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए है ये, आप उसके लिए यूज़ करेंगे। ऐसे ही जो है आपके परचेज मैन्युफैक्चरर कि अगर आप कोई ऐसा खुद का कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसमें जो है कुछ लेजर की नीड होती है, तो वो सारे इसमें बनाएंगे आप। और इसी तरीके से फील्ड स्टाफ, और फिर आपका कोई एक्सपेंस है उससे रिलेटेड या ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये सारे अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो ग्रुप है वो एक ही है, सन्डी क्रेडिटर ही इनका एक ग्रुप है, उसी के अंदर ये सारी की सारी मैपिंग हो रही है, बट ये अलग अलग है। तो ये कंपनी ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बना के दिए हुए हैं। अगर आप बनाना चाहें तो आप भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, जैसे आप चाहते हैं कि आपको सन्डी क्रेडिटर क्लियर नहीं हो पा रहा, सन्डी डेटर क्लियर नहीं हो पा रहा, आप चाहते हैं सिंपल सेल्स पार्टी, परचेज पार्टी, तो यहाँ पे आप आएंगे मास्टर अकाउंट ग्रुप में आप एक नया ग्रुप जनरेट कर लेंगे। और वो भी नया ग्रुप आप किसके अंडर में करेंगे, क्योंकि अकाउंट का ग्रुप अगर सेल्स की पार्टी का अगर आपको चाहिए तो सन्डी डेटर्स में ही उसे करना पड़ेगा आपको। और ये सन्डी डेटर्स मेन सन्डी डेटर्स में करना है आपको, तो ये है मेन सन्डी डेटर। आप इस पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद आप यहाँ पे टाइप कर देंगे सेल्स पार्टी, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं तो जैसे आपने देखा होगा कि स्टेट वाइज लोग जो है लेजर को क्रिएट करते हैं, दिल्ली पार्टी, मुंबई पार्टी, पुणे पार्टी, इस तरीके से। तो आप इनके क्या ना ग्रुप को क्रिएट कर देंगे, तो जो भी आपका पर्सन लेजर को ऐड कर रहा है, अगर वो पुणे की पार्टी है तो पुणे में जाके उसको मेंशन करें। तो इस तरीके से अब इस पे आपको एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है। अब जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपका जो एक ग्रुप है अकाउंट ग्रुप वो क्रिएट हो गया, और वो भी एक अंडर ग्रुप के अंदर क्रिएट हुआ है। अगर आप जाएंगे न्यू लेजर और यहाँ पे अब हम टाइप करते हैं सेल्स, तो देखिए ये सेल्स पार्टी। अब इसके अंदर मैं कोई भी लेजर बनाऊंगा, वो लेजर जो मेरा काउंट होगा वो सन्डी डेटर्स के अंदर ही काउंट होगा। जो भी उसकी रिपोर्ट्स बनेगी सन्डी डेटर के अंदर ही रिपोर्ट बनेगी, जो भी उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है। तो बस ये क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग यूजर ये अंडर ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें एंटर करके अगर पार्टी ऐड करता हूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ।
तो इस तरीके से जो है अपना ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और जो यहाँ पे आपको डायरेक्टली शो हो रहे हैं अकाउंट के सेल परचेज, वो भी आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो तीसरा आपको अकाउंट जो बनाना होगा वो बनाना होगा एक्सपेंस का। तो यहाँ पे आप एक्सपेंस टाइप करेंगे और यहाँ पे वो आपको ग्रुप शो हो जाएंगे, एक्सपेंस डायरेक्ट और एक्सपेंस इनडायरेक्ट। तो मैक्सिमम जितने भी जो ज़्यादातर खर्चे हैं आपके इनडायरेक्ट में आएंगे, जैसे जो भी आपका फ्यूल है या सैलरी है वो इनडायरेक्ट में ही आएंगे। डायरेक्ट में क्या, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितनी, अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें जो भी वेजेस होते हैं, जो भी बिजली जो यूज़ होती है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं एक्स्ट्रा, वो सारे हमारे डायरेक्ट में आते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के 90% तक सारे केसेस आपके इनडायरेक्ट में आते हैं। जैसे आपको सैलरी इशू करनी है, या किसी पार्टी का क्लेम आपको देना है, या कुछ ऑफर, या आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो आपने उसका एक अलग ही अकाउंट मेंटेन करना है, तो वो भी आप इसमें बनाएंगे आप इनडायरेक्ट में। जैसे मैंने इनडायरेक्ट में करके यहाँ पे लिख दिया फ्यूल एक्सपेंस। तो इस तरीके से आपको जो है इनके अकाउंट बनाने हैं। तो अगर आपको एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है तो इसके लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा। और यदि आप डायरेक्टली चाहते हैं कि यूजर फ्रेंडली चीजें रहे आपकी, तो जब आप सेल एंट्री करेंगे और एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद जब यहाँ पे आपके सामने जो लेजर लिस्ट शो होता है, यहाँ पे जैसे ही आप F2 करेंगे, F2 करने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्स के ही ग्रुप नजर आएंगे कि आप इस सेल्स के अकाउंट को किस में बनाना चाहते हैं। जैसे अभी हमने एक नया ग्रुप क्रिएट कर दिया था सेल्स पार्टी के नाम से, तो ये ग्रुप भी कहाँ है, संडी डेटर के अंदर अंडर ग्रुप हो रखा है। तो इस तरीके से आपके सामने सिर्फ वही चीजें शो होंगी, तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपका कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा कि मुझे संडी डेटर लेना था या क्रेडिटर लेना था, क्या लेना था। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन आपका नहीं बनेगा। आप सिंपल इसको डेटर पे एंटर करेंगे और जो भी पार्टी की डिटेल्स है, जो भी इसका नाम है, जो भी हमने मेंशन करके देखा, उस तरीके से आप इसको मेंशन कर देंगे। और इसी तरीके से जब आप परचेज एंट्री करेंगे, तो परचेज एंट्री के टाइम पे जब आप लेजर को क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जैसे ही F2 करेंगे तो परचेज से रिलेटेड ही आपको चीजें शो होगी। अब यहाँ पे सिंपल आपको एंटर करना है और आपकी परचेज की पार्टी यहाँ पे क्रिएट होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपका नहीं आ रहा कि मुझे जो है क्या लेना था, यहाँ पे संडी क्रेडिटर लेना था, डेटर लेना था, या क्या लेना था। तो काफी यूजर फ्रेंडली चीजें रहेगी। अगर आप अपना कोई सब ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वो भी आपको क्लियर होगा कैसे सब ग्रुप बनाना है। बट अगर आपको एक्सपेंस का कोई भी अकाउंट अगर बनाना है या बैंक का कोई भी अकाउंट बनाना है, तो उसके लिए आपको आना होगा मास्टर के बाद लेजर में न्यू लेजर पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये दो ग्रुप आपको बस ध्यान रखने कि अगर आपको बैंक बनाना है तो सीधा टाइप करेंगे बैंक और एंटर करके जो भी आपका जिसमें भी बैंक खाता है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और अगर आपको बनाना है एक्सपेंस, क्योंकि ज्यादातर आपके एक्सपेंस के खाते जो है बनते रहेंगे, मॉडिफाई होते रहेंगे, डिलीट होते रहेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे ई टाइप करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा एक्सपेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं कि किसी को आपका फ्यूल का एक्सपेंस है, रेंट है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी बिल आता है, ठीक है, और जो भी सैलरी आप देते हैं, तो आप यहीं पे इसी के अंदर मेंशन कर सकते हैं। और जो भी जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं और क्या क्या इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे राइट हैंड पे आपको शो भी हो रहा है कि कौन कौन से इसके अंदर एक्सपेंसेस जो है कवर किए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सैलरी एंड वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट, कार फ्यूल्स, तो ये सारे के सारे जो हैं एक्सपेंसेस इसमें कवर किए जाते हैं। तो कोई भी आपको अगर लेजर बनाना है सेल या परचेज का, तो यहीं से आप बनाएंगे। जब भी आप सेल एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं आएगा कि यहाँ पे मेरे को क्या सिलेक्शन करना है। बस आपको यहाँ पे F2 करके एंटर करना है। और यदि आपका कोई परचेज की पार्टी है तो परचेज की पार्टी आप बना सकते हैं। बस आपको बैंक अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट बनाने के लिए वहाँ पे जाना है। और मॉडिफाई भी अगर करना है तो यहीं पे आप कर सकते हैं। सपोज परचेज एंट्री पे आपने क्लिक किया और ये जो आपकी पार्टी है, इस पार्टी को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो देखो हर जगह पे ऑप्शंस भी आपको शो हो जाते हैं। F2 से क्रिएट होगा और F3 से मॉडिफाई होगा। तो मैं इस पार्टी को एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल F3 प्रेस करके एंटर करूंगा